हेलो एंड वेलकम बैक टू झारखंड वॉरियर। चलिए आज हम लोग हेल्थ प्रमोशन खत्म करने के बाद उसका एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले भी मैं एक बुक खत्म कर रहा हूँ, फिर उसका एमसीक्यू आपको यूट्यूब पे करवा रहे हैं। कल हेल्थ प्रमोशन पूरा कंप्लीट हो गया, तो आज उसका हम एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मिडवाइफी। तो जितने लोग भी अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं, प्लीज़ आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ी बहुत कम है, मुश्किल से फ़ी आपका 500 रुपया है ना। 500 600 नहीं 500, ये कूपन कोड अप्लाई करने के बाद जो 600 आपको शो हो रहा है ना, वो 500 शो करेगा फिर, ठीक है। आज हम लोग लगभग 100 से अधिक एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो सारे का सारा क्वेश्चंस आपका हेल्थ प्रमोशन से होगा। हेल्थ प्रमोशन को 4 भाग में पढ़ना था, है ना। तो उन चारों भागों से सेपरेटली हम एमसीक्यू लेकर के आए हैं, और ये चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, ताकि जैसे जैसे मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया वैसे वैसे एमसीक्यू भी कलेक्ट किया गया है, ताकि उन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद इन एमसीक्यू को आप अच्छे से बना पाएँ, ठीक है। चलिए इसको हम लोग जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये आपका न्यूट्रिशन से है, यानी कि इसेंशियल न्यूट्रिशन से पहला सवाल है। और ऐसे करते करते हम लोग ओल्ड एज केयर तक सारे सवालों को करेंगे, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें मैं और आपको और बता दूं कि अगर आप लोग सच में एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, या आपकी तैयारी अगर अच्छी हो रही है, या अगर आपको चाहिए, आपको कोई हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा। और जितना भी सवाल अभी हम लोग करेंगे, इन सब का जवाब के साथ साथ जो अदर ऑप्शंस है, हम कोशिश करेंगे कि उसको भी डिस्कस कर लें, है ना। इससे होगा क्या, इससे एक सवाल से कम 2-4 सवाल हम लोग कर लेंगे। कुछ बातें और मैं आपको बता दूं कि हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं मिडवाइफी, है ना। और मिडवाइफी जैसे स्टार्ट होगा, तो वो पूरे एएनएम में सबसे मेन चीज़ें हैं पढ़ने को। एएनएम का फुल फॉर्म ही आपको पता है, ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफी, है ना। तो मेन तो आपको मिडवाइफी ही पढ़ना है। तो मिडवाइफी हम लोग कल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, प्लीज़ आप सब क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए पहला सवाल, व्हाट इज द मेन एनर्जी प्रोवाइडर अमंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मुख्य ऊर्जा प्रदाता क्या है। मैं आपको बता चुका था कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और MICRO माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। MACRO माइक्रो, जो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, MICRO जो हमें कम मात्रा में चाहिए, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जो हमें मेन एनर्जी प्रोवाइड करता है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो फैट है ये सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, जबकि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये लगभग समान एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये फैट का आधा एनर्जी प्रोवाइड करता है। रहा बात विटामिन का, तो विटामिन तो आपका माइक्रो है, माइक्रो तो है नहीं, है ना। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फैट। कुछ और चीजें जो मैं आपको बता दूं कि जो फैट है यानी कि वसा है, वो आपको 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है पर ग्राम, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये लगभग आपका 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। किलो नहीं भाई, सिर्फ कैलोरी। किलो काटिए, किलो हटाइए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? फैट। कितना? 9.3 कैलोरी पर ग्राम, जबकि जो आपका प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है, वो आपका 4.3 कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा प्रदान करता है। और विटामिन कोई हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता। चलिए अगला सवाल, हाउ मेनी किलोग्राम डज 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड। 1 ग्राम फैट कितना हमें ऊर्जा प्रदान करता है? ये किलो नहीं है भाई, किलो पता नहीं कैसे ऐड हो गया है ना। तो आपका 9.3 कैलोरीज, ये आपको पता होना चाहिए। ये अभी अभी मैंने आपको डिस्कस करा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कौन सी प्रोटीन की कमी से बीमारी सूजे हुए पेट से पहचानी जाती है? सिंपल सा बोल रहा है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है जिसमें जो पेट है वो फूल जाता है। मैंने आपको 2 बीमारी बताया था प्रोटीन की कमी से, एक में पेट जो है वो फूल जाता है, दूसरा में जो पेट है वो पूरा अंदर चला जाता है, ठीक है। और दोनों होता है प्रोटीन की कमी से। तो पहला मैंने आपको पढ़ाया था क्वासिक्योर, दूसरा पढ़ाया था आपको मैरास्मस। तो मैरास्मस जो बीमारी है, इसमें होता क्या है, इसमें पेट पूरा अंदर चला जाता है, ठीक है। जो भी हम जिसे हम लोग टोटल एनर्जी लॉस भी कहते हैं। तो मैरास्मस पेट अंदर चला जाता है पूरा, और क्वासिक्योर पेट फूल जाता है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ पेट आपका सूजा हुआ पेट बाहर आ जाता है। इस रूप में कौन सी बीमारी की पहचान सकते हैं? वो हो जाएगा आपका क्वासिक्योर, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट। चलिए रहा बात
स्कर्वी का ये विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स ये सब कुछ आप जानते हैं, मैं आपको सब कुछ बताया हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी इनको अच्छे से लिख दिया गया है कि कौन सी बीमारी किससे कमी से होती है, जो ऑप्शन पे था। जैसे कि मैं आपको बताया स्कर्वी के बारे में, ये आपका विटामिन सी की कमी से होता है, जबकि रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। और क्वासिक्योर के बारे में बताया गया है, ये क्या है, इसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे हमारा शरीर में प्रोटीन रहता ही नहीं है और पेट पूरा फूल जाता है, पेट में पानी भर जाता है तो फूल जाता है। जबकि ये जो मैरास्मस नामक बीमारी है, इसमें होता क्या है, इसे हम लोग ओवरऑल कैलोरी डिफिशिएंसी कहते हैं, जिसमें पेट पूरा अंदर ही हो चला जाता है, ठीक है। और ये दोनों बीमारी खास करके बच्चों में ही होती है। आपसे एक सवाल पूछते हैं कि एडल्ट के लिए यानी वयस्कों के लिए क्वासिक्योर का क्या नाम है। ये जो क्वासिक्योर बीमारी है तो बच्चों में होती है, लेकिन अगर कोई एडल्ट है जिसमें प्रोटीन कमी हो जाए तो उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ये क्लास में हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, जानवरों में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण रूप क्या है। अगर कोई एनिमल है, एनिमल इंसान भी एनिमल ही है ना, तो हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ये हमारे बॉडी में स्टोर कौन से फॉर्म में होता है, क्या वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, सेल्यूलोज, स्टार्च या फ्रुक्टोज, बताइए। तो चलिए आपको बताना कि आप कमेंट में अगर आप साथ साथ कमेंट करते जाएं तो ठीक है, वरना मैं आपको सबका जवाब दे ही रहा हूँ, ठीक है। तो जो जानवरों में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजन के रूप में। बात करते हैं सेल्यूलोज का, स्टार्च का, तो स्टार्च आपका क्या है, स्टार्च आपका पेड़ पौधों का मंड है, ठीक है। मंड यानी कि स्टार्च को हिंदी में मंडी कहते हैं। ये पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं और अपने खाना बनाने के बाद जो उनका खाना बच जाता है उनको पेड़ पौधे स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जानवरों की बात कर रहे हैं तो ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज ये भी पेड़ पौधे में होता है, फ्रुक्टोज फलों में होता है। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे सब कुछ लिख दिया गया है ये कि सेल्यूलोज और स्टार्च जो है ये प्लांट के लिए है, जबकि ये आपका पॉलीसेकेराइड है, जबकि फ्रुक्टोज ये आपका शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है भाई। अगला सवाल, मांसपेशियों की मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। हमारी मांसपेशियों की मरम्मत के लिए प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए या विटामिन बी12 चाहिए। देखिए आपको पता है कि हमारी मांसपेशियों की मरम्मत कैसे होगी, नाइट्रोजन के द्वारा। और नाइट्रोजन किस में होता है, नाइट्रोजन होता है प्रोटीन में, ठीक है। सिंपल आप प्रोटीन बोल सकते हैं, या अमीनो एसिड आपको पता होगा तो भी आप बता सकते हैं प्रोटीन। टिक भी करते जाएं क्या, या टिक आप खुद समझ जाएंगे, क्या सभी ऑप्शन को टिक करना जरूरी है, तो मेरे को उधर ही आना पड़ेगा फिर। चलिए इधर ही से हम पढ़ाते हैं फिर, है ना। देखिए, प्रोटीन अमीनो एसिड प्रदान करता है जो हमारी मांसपेशियों की मरम्मत करता है और विकास के लिए जरूरी भी है, जबकि जो कार्बोहाइड्रेट है और वसा है ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। रहा बात विटामिन बी12 का, तो ये क्या करता है, विटामिन बी12 हमारी मांसपेशियों को मरम्मत करने में सीधे रूप से कोई भी अनुदान नहीं करता, यानी कि विटामिन बी12 और मांसपेशियों की मरम्मत के बीच में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। चलिए, बी12 ब्लड बढ़ाता है, सिंपल सी बात है। आहार रेशे का मुख्य कार्य क्या है। अगर आपको बोला जाता है कि आप फाइबर ज़्यादा खाइए, तो फाइबर खाने से आपको क्या मिलता है, फाइबर यानी कि रेशेदार खाना, है ना। तो इसको खाने से क्या आपको एनर्जी मिलेगा, आपका पाचन तंत्र है वो ठीक होगा, आपके मसल्स ग्रो करेंगे, या आपका ब्लड क्लॉटिंग अच्छे से होगा। देखिए, फाइबर खाने से ना तो आपका ब्लड क्लॉटिंग में कोई फर्क पड़ेगा, ना तो आपका मांसपेशियां बढ़ेगा, और आपको एनर्जी भी नहीं मिलेगा। फाइबर खाने से क्या होता है, फाइबर खाने से जो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये ज़्यादा मजबूत होता है, ताकि जो भी खाना खा रहे हैं वो अच्छे से पच सके, ठीक है। आपका डाइजेस्टिव हेल्थ को मजबूत किया जाता है फाइबर खिला करके। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, यहाँ पे वही चीज़ को अच्छे से लिखा गया है कि आहार रेशा पाचन में सहायता करता है, ताकि मल त्याग अच्छे से हो पाए और कब्ज ना हो। यह हमें ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं देता। मांसपेशियों का विकास हो या रक्त का थक्का जमना हो, इसको रेशे से, फाइबर से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। चलिए अगला, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द इम्यून फंक्शन। ये माइक्रो की बात कर रही है, MI यानी कि जो हमें कम मात्रा में चाहिए। तो कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व हमें चाहिए जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को, जो हमारी प्रतिरक्षा कार्य के लिए जिम्मेवार है।
ठीक है, महत्वपूर्ण है। क्या जिंक, आयरन, कैल्शियम या सोडियम? याद कीजिए ये सारे सवाल हम लोग क्लासेस में किए थे, है ना, सब हम लोग थ्योरी के रूप में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग सबको एमसीक्यू के रूप में कर रहे हैं। तो जिंक जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक करता है, ठीक है, ताकि जो हमारे शरीर में अगर कोई जख्म हो जाए, कोई घाव हो जाए, है ना, कोई जख्म हो जाए, वो अच्छे से भर जाए। जबकि बात करें लोहा का, तो लोहा ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है, और सोडियम द्रव संतुलन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके बॉडी में डिहाइड्रेट ना हो जाए उसके लिए फिर सोडियम इंपॉर्टेंट है। सबके बारे में बता दिया कि सोडियम ये हमें डिहाइड्रेट होने से बचाता है, ये हमारे शरीर में पानी का नियंत्रण करता है। कैल्शियम ये हमारे बोन्स यानी हड्डियों के बारे में, हड्डियों को मजबूत करता है। आयरन ये ब्लड के लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट्स कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल लेवल? कोलेस्ट्रॉल लेवल को कौन सा न्यूट्रिएंट्स कंट्रोल करता है? यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 आपको विटामिन दिया गया है और पूछ रहा है कि आपके बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कौन कंट्रोल करता है? विटामिन B5, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन के? ठीक है, एक सेकेंड, बताइएगा कौन कंट्रोल करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कि विटामिन जो आपका B5 है ना, विटामिन B5 ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। विटामिन B5 जिसको हम लोग पैंथोइक एसिड भी कहते हैं, ये हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। पैंथोइक एसिड ये हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, जबकि विटामिन ए हमारे आंखों के लिए है, विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए है, और विटामिन की हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए है। तो देखिए एक सवाल तो यहाँ पे है, पर एक सवाल में 4 जवाब, है ना। एक सवाल में पहला सवाल का जवाब ये हो गया, जो ऑप्शन बच गया उसे भी एक्सप्लेन कर दिए। विटामिन ए आंखों के लिए है, विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए है, प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए है, रहा बात विटामिन के का तो ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए है। तो ऐसे एक सवाल में 4-4 सवाल छिपा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये समझना है अच्छे से। ब्रेड, अनाज, चावल ये जैसे खाद्य समूह किस पोषक तत्वों में सबसे अधिक होते हैं? अच्छा, आपसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए आप ब्रेड खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? क्या आपको प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा या कार्बोहाइड्रेट मिलेगा? तो आप सबको पता है कि हम लोग दिन भर में जो भी खाना खाते हैं उसका लगभग आधा से भी अधिक सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। तो हम लोग यही सब तो खाते हैं, गेहूं खाएंगे, चावल खाएंगे, गेहूं मतलब रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, है ना, अनाज खा रहे हैं, तो ये लोग क्या देता है? ये लोग देता है हमें कार्बोहाइड्रेट। दीज फूड आर स्टेपल कार्बोहाइड्रेट सोर्स सप्लाइंग एनर्जी। ये खाद्य पदार्थ हमें कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, ठीक है। जबकि विटामिन और खनिज भी होते हैं, लेकिन ये मुख्यतः नहीं होते हैं, इनमें खास करके कार्बोहाइड्रेट ही होता है, और प्रोटीन की मात्रा इसमें कम होती है, ठीक है। अगर आप अनाज खा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन आपको दाल में मिलेगा। अच्छा, प्रोटीन किसमें कैसे मिलेगा? ये सब कुछ आपको पीडीएफ मिल चुका होगा, और आप उम्मीद करते हैं ये पीडीएफ को आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए लास्ट, अच्छा ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मूव करेंगे। विच विटामिन डिफिशियंसी काउज अनीमिया? अनीमिया यानी कि हमारे शरीर में ब्लड की कमी, है ना, ये महिलाओं में भी होती है खास करके, और पुरुषों में भी होती है। तो विटामिन, कौन सा विटामिन की कमी के वजह से अनीमिया हो जाता है? तो मैं आपको बताया था विटामिन 6, विटामिन 9, विटामिन 12, इन सब के कमी से अनीमिया होता है। तो विटामिन वो सब तो है नहीं, 9 तो है नहीं, तो विटामिन 12 की कमी से अनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, जबकि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होगा, विटामिन के की कमी से हमारा ब्लड डिसऑर्डर रूप से बहता रहेगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और विटामिन ई जिसे हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ये आपका एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन या प्रेगनेंसी विटामिन ये सब भी कहते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल, व्हाट इज द प्राइमरी काउज ऑफ प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? प्रोटीन ऊर्जा इस चीज का कुपोषण, है ना। कुपोषण यानी कि क्या? कुपोषण यानी कि 2 चीज, या तो आप बहुत कम खा रहे हैं तो अल्प पोषण,
बहुत अधिक खा रहे हैं तो अधिपोषण। तो अल्प पोषण और अधिपोषण दोनों एक तरह का कुपोषण ही है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रोटीन ऊर्जा का कुपोषण, जिसे हम लोग कहते हैं पीईएम, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कैलोरी और प्रोटीन का अपर्याप्त सेवन, अधिक वसा खाना, विटामिन अधिक खाना, अधिक चीनी खाना। देखिए यहाँ पे प्रोटीन और एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, तो हम भी यहाँ पे प्रोटीन और कैलोरी के बारे में ही बात करेंगे। फैट से कोई लेना देना नहीं है, विटामिन से भी कोई लेना देना नहीं है, शुगर से लेना देना तो है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। यहाँ पे भी ये पीईएम यानी कि प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, ये किसके वजह से होता है? कम प्रोटीन और कम कैलोरी खाने के वजह से। ठीक है, जिससे हमारा जो मसल्स है वो धीरे धीरे क्षय होना शुरू हो जाता है और इंसान का विकास रुक जाता है। चलिए, लोहा की कमी से एनीमिया से कौन सा लक्षण होता है? लोहा कमी एनीमिया कौन सा लक्षण होता है? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया लेड टू विच सिम्टम? अगर किसी के शरीर में आयरन की कमी हो गई, ठीक है, तो उसके क्या लक्षण होंगे? कैसे पता चलेगा कि शरीर में आयरन की कमी हो गई? क्या उनका शरीर हमेशा थका हुआ रहेगा, या पीला पीला त्वचा हो जाएगा, या उनको जॉन्डिस हो जाएगा, या उनका हड्डियों में दर्द हो जाएगा, या उसको दिखेगा नहीं? तो देखिए, आप गेस भी कर सकते हैं, अगर किसी के शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो वो हमेशा वो थकान फील करते हैं और उनका जो त्वचा है, स्किन है, वो भी पीला पड़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया सही जवाब। हाँ, कि आयरन डिफिशिएंसी रिड्यूस आरबीसी, किसी के शरीर में आयरन की कमी है तो होगा क्या? आरबीसी कम पड़ जाएगा, और आरबीसी कम होने की वजह से इंसान में थकान आ जाती है और शरीर उनका पीला पड़ जाता है। ठीक है, जबकि जो पीलिया जॉन्डिस हो गया, तो जॉन्डिस होता है पैनक्रियाज के वजह से। ठीक है, जॉन्डिस ये अलग चीज़ है, जॉन्डिस का हमारे रेड ब्लड सेल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए, विच विटामिन इज स्टोर्ड इन लीवर एंड टॉक्सिक इन एक्स? कौन सा विटामिन हमारे लीवर में स्टोर होता है और ये बहुत अधिक विषैला होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन बी6। देखिए, ये सब का सब हम लोग क्लास में किए हैं। ठीक है, इस वीडियो का नीचे कमेंट बॉक्स में आप ये कमेंट करके कह ही नहीं सकते कि हाँ सर ये सब क्लास में नहीं किए हैं। कमेंट करने से पहले अपने सारे नोट्स को टटोल के देखिए, सारा सवाल आपके नोट्स से ही है। ठीक है, सारा सवाल आपके नोट्स से ही है, और अगर आपके पास आपने नोट्स नहीं बनाया तो वीडियो को देख लीजिए, जो पीडीएफ भी है पीडीएफ देख लीजिए, सारा सवाल तो उसी पीडीएफ से है। कौन सा विटामिन हमारे लिवर में स्टोर होता है? वो विटामिन है आपका विटामिन ए। विटामिन ए ये वसा में सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, मैं आपको बताया था कि वसा में, फैट में कौन कौन सा विटामिन घुल जाता है। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। याद करने का तरीका बताए थे, कीड़ा याद कर लीजिएगा, कीड़ा जो बच गया बीसी, विटामिन बी और विटामिन सी, ये आपका वाटर सोल्यूबल है, जबकि ये आपका फैट सोल्यूबल है। ठीक है, तो विटामिन ए हमारे लीवर में स्टोर होता है और ये बहुत अधिक विषैला होता है, जबकि विटामिन सी और विटामिन बी ये आपका वाटर सोल्यूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी काउज एनीमिया? किसके कमी से एनीमिया होता है? एनीमिया मतलब क्या? एनीमिया यानी कि हमारे शरीर में ब्लड की कमी। ब्लड की कमी मतलब आरबीसी की कमी। आरबीसी में क्या होता है? आयरन। आ गया ना जवाब? चलिए, ऑप्शन नंबर बी कि आयरन की कमी से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, आयरन की वजह से ही हमारा हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होता है, और आयरन की कमी हो जाएगी तो हो जाएगा अनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सेस सोडियम एंड लो पोटेशियम इनटेक कैन काउज? अगर आप सोडियम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और पोटेशियम बहुत कम खा रहे हैं तो क्या होगा? क्या ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा? क्या अनीमिया हो जाएगा? ओस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों में छेद हो जाएगा, या स्कर्वी हो जाएगा? आप क्या कर रहे हैं? आप सोडियम ज़्यादा खा रहे हैं, पोटेशियम कम खा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? तो आपका होगा उच्च रक्तचाप, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर आप अधिक सोडियम खाएं, पोटेशियम कम खाएं, तो हमारा इससे होगा क्या? इससे जो हमारे शरीर में द्रव है, जो लिक्विड है, वो इफेक्ट करेगा, और जिसके वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है,
गंभीर कुपोषण की जटिलता क्या है? गंभीर कुपोषण की जटिलता मतलब यहाँ समझिएगा एकदम अच्छे से, ठीक है? इन सारे सवाल को ना हम लोग बहुत अच्छे से समझ के चलेंगे। चलिए देखिए, गंभीर कुपोषण की जटिलता क्या है? गंभीर कुपोषण क्या होता है अगर आप ध्यान से बताएं तो जब शरीर बहुत ज़्यादा कुपोषित हो जाए, शरीर में पोषण रहे ही ना, ठीक है? तो इसमें होगा क्या? ऐसे को हम लोग वीकन इम्यून सिस्टम, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली खराब हो जाएगी, हमारा स्वास्थ्य बेहतर तो होगा ही नहीं भाई। कुपोषण है तो वजन भी नहीं बढ़ेगा, मांसपेशियों में ताकत कहाँ से आएगी? अगर कुपोषण है गंभीर में तो हम लोग बोलेंगे कि हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो इम्यून सिस्टम है, वो वीक हो गया, ठीक है? हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, मतलब मैल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, गंभीर रूप से वो इंसान कुपोषित है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, विच विटामिन डिफिशियंसी काउच पेलेग्रा, ये पेलेग्रा बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होती है ये आपको पता होना चाहिए कि पेलेग्रा जो है वो विटामिन B3 की कमी से होती है, ठीक है? जिसे हम लोग नियासिन भी कहते हैं, नियासिन यानी कि विटामिन B3, इसकी कमी से होता है पेलेग्रा, ठीक? चलिए, यहाँ पे तो B3 लिखा हुआ ही नहीं है, लिख दीजिए B3। चलिए नेक्स्ट, विच मिनरल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑक्सीजन स्टोरेज इन मसल्स, मांसपेशियों में ऑक्सीजन भंडारण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन का भंडारण करना है, ठीक है? तो उसके लिए क्या चाहिए? क्या आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, सोडियम चाहिए या मैग्नीशियम चाहिए? अच्छा, सवाल का लेवल आपको अच्छा लग भी रहा होगा, ठीक है? हम सवाल का लेवल जानबूझ के ठीक ठाक ही दिए हैं ताकि ये आपके एग्जाम के लेवल का भी हो और आप इन सवालों को अच्छे से कर भी पाएँ। तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन भंडारण के लिए कौन सा खनिज जरूरी है? तो ये जरूरी हो जाएगा आपका आयरन, कि आयरन ही है लोहा यानी कि आयरन। इसे हम लोग मायोग्लोबिन का हिस्सा मानते हैं जो हमारे मांसपेशियों में ऑक्सीजन का संग्रहण करता है, ठीक है? समझिएगा इसको कैसे ही। अगर शरीर में लोहे की मात्रा ठीक ठाक है, जितना होना चाहिए उतना है, हीमोग्लोबिन ठीक ठाक है, तो उसे होगा क्या? आप अच्छे से ब्रीदिंग कर पाएंगे। जब अच्छे से ब्रीदिंग करेंगे तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में आपके बॉडीज में जाएगा, और अगर ऑक्सीजन जब पर्याप्त मात्रा में जाएगा तो मांसपेशियों को अच्छा खासा ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है? तो हमारे मांसपेशियों में ऑक्सीजन का जो भंडारण है वो किसके वजह से होता है? वो भी होता है आपका लोहा के वजह से। नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी, आयोडीन की कमी का उपचार क्या है? अगर किसी के शरीर में आयोडीन नहीं है तो वो क्या करेंगे? विटामिन सी का टैबलेट खाएंगे? ना भाई, आयरन भी नहीं खाएंगे, कैल्शियम भी नहीं खाएंगे, वो आयोडीन की कमी है तो आयोडीन खाइएगा ना, सिंपल सी बात है। चलिए, एक्सेस विटामिन इनटेक काउज टॉक्सिसिटी इज कॉल्ड, अगर आप विटामिन बहुत ज़्यादा खा लें, से बोलते हैं कि मेरे शरीर में विटामिन की कमी है, खूब विटामिन खाएंगे, तो अगर आप बहुत अधिक विटामिन खा लेंगे तो हो जाएगा फिर विषाक्तता, टॉक्सिसिटी। तो अधिक विटामिन खाने से कौन सा बीमारी होता है ये आपको बताना है। हाइपरविटामिनोसिस, हाइपोविटामिनोसिस, मैलन्यूट्रिशन या एनीमिया। ज़्यादा विटामिन खाने से होता है हाइपरविटामिनोसिस, विटामिन अगर बहुत कम खाएंगे तो हो जाएगा हाइपोविटामिनोसिस। मैलन्यूट्रिशन ये अलग चीज़ है कि खाना आप कम खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। एनीमिया ये ब्लड में, ये शरीर में ब्लड की कमी से एनीमिया होता है। ये चारों मैंने आपको बता दिया। Which component is not part of ABCD? अच्छा, अब आ जाइए, मैंने आपको ABCD बताया था, याद आ रहा? ABCD का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? A मतलब बताए थे एंथ्रोपोमेट्रिक, हाँ भाई ये ठीक है। अच्छा, नॉट बोल रहा ना, ओके। B बायोकेमिकल, C आपको बताए थे क्लिनिकल, ना कि कार्डियोवेसल, तो ये हो जाएगा आपका गलत। D फॉर डाइटरी, ये तो ठीक है। याद आ रहा कुछ कुछ? मैंने आपको बताया था ABCD और इन चारों का फुल फॉर्म बताए थे कि ABCD क्या मतलब है, न्यूट्रिशन असेसमेंट के बारे में, यानी कि किसी के शरीर में न्यूट्रिशन कितना है इसके बारे में क्या क्या एंथ्रोपोमेट्रिक में बताए थे। उनके शरीर के हर एक भाग को नापा जाता है ना, कि कलाई कितना मोटा है, चेस्ट कितना मोटा है, सर कितना मोटा है, सर का सरकमफ्रेंस, सर का लेंथ, सब कुछ नापा जाता है। बायोकेमिकल में क्या किया जाता है, क्लिनिकल में क्या किया जाता है, डाइटरी में क्या किया जाता है, ये सब कुछ आप जानते हैं, है ना? सब कुछ क्लास में हो चुका था। चलिए, ABCD का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है, एंथ्रोपोमेटिक, बायोकेमिकल, क्लिनिकल।
और डायट्री। क्लिनिकल की जगह ये क्या लिख के दे दिया, ये दे दिया कार्डियोवैस्कुलर, जो कि गलत है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ नॉर्मल बॉडी मास? बीएमआई नॉर्मल कितना होना चाहिए किसी भी एक एडल्ट का? एडल्ट यानी कि 18 साल से बड़े किसी इंसान के बॉडी का बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होना चाहिए? अच्छा, बीएमआई का फॉर्मूला मैं आपको बताया था, याद आ रहा? किसी के बॉडी का बीएमआई कैसे निकालते हैं? कुछ था यहाँ पे, याद है तो बताइए कैसे निकालते हैं? हाइट और मास, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, किसी एक का स्क्वायर करते हैं। याद आ रहा? अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? होमवर्क है, बताइएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी में क्या लिखेंगे और किसका स्क्वायर लिखेंगे ये भी आप बताइएगा, क्योंकि मैं आपको इसे बता चुका हूँ क्लास में। तो किसी भी नॉर्मल इंसान जो एक वयस्क है उसका बीएमआई होना चाहिए 18.5 से 25 यानी कि 24.9। ये मैं आपको बता चुका था कि नॉर्मल बीएमआई 18.5 से 24.5 होता है। अगर 18.5 से कम हो जाएगा तो हम बोलेंगे भैया तुम कमजोर हो, अंडरवेट हो। लेकिन 25 से 29.9 तो इसको बोलते हैं हम लोग ओवरवेट, कि वजन ज़्यादा हो गया है। लेकिन 30 से भी अधिक बीएमआई पहुंच गया तब बोलेंगे बहुत ज़्यादा तुम मोटा गए हो अब, ठीक है? 25 से 29.9 ओवरवेट, लेकिन 30+ को ओबेस बोल देंगे कि मोटा है तू अब। चलिए नेक्स्ट, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, जिसको हम लोग कहते हैं MUAC, इज प्राइमली यूज्ड इन। यहाँ पे सिंपल से देखिए क्या कर रहा है कि अपर आर्म जो आपको ऊपरी बाह है ना, इसको नापा जा रहा है। तो इसको किस में नापा जाएगा? ये आपका, इससे आपका बोन डेंसिटी निकलेगा? नहीं। इससे आपका शुगर लेवल निकलेगा? नहीं। सीरम निकलेगा? नहीं। ये आपका मसल्स मास और मैल न्यूट्रिशन को, जिसको हम लोग एंथ्रोपोमेटिक, जो मैंने आपको ABCD बताया ना, ABCD में एंथ्रोपोमेटिक था, तो एंथ्रोपोमेटिक में हम लोग क्या करते हैं, हमारे शरीर का सर्कमफ्रेंस नापते हैं। कमर कितना चौड़ा है, पेट कितना चौड़ा है, पैर क्या है ना, गर्दन कितना मोटा है, ये सब कुछ नापा जाता है उसमें, एंथ्रोपोमेटिक। चलिए, ये खास करके बच्चों और एडल्ट दोनों के लिए है, ठीक है भाई? 24 घंटे की आहार स्मरण विधि सीमित क्यों है? आपसे पूछा जाता है कि 24 घंटे में आप क्या क्या खाए हो, तो इसमें क्या लिमिटेशन है? आप भुला जाते हो, आपको याद नहीं रहता, रही यार सुबह नाश्ता किए थे नहीं किए थे, ये आपको याद ही नहीं रहेगा, है ना? तो 24 घंटे की आहार को रिकॉल करना, इसमें क्या लिमिटेशन है? तो इसमें लिमिटेशन ये है रिक्वायर्ड एक्सपेंसिव टूल नहीं भाई, रिलाई ऑन मेमोरी, ये आपके मेमोरी पर रिलाई करता है, आप कभी कभी भूल भी जाते हैं, ठीक है? हाँ, हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिटिस टेस्ट इवेलुएट। हीमोग्लोबिन या हेमाटोक्रिट परीक्षण क्या नापता है? हीमोग्लोबिन टेस्ट आप करवा रहे हैं या हेमाटोक्रिट टेस्ट आप करवा रहे हैं, तो इससे क्या पता चलेगा? क्या इससे आपका प्रोटीन लेवल पता चलेगा, आयरन का स्टेटस पता चलेगा, या एनीमिया है नहीं ये पता चलेगा, आपका ब्लड शुगर पता चलेगा, या इलेक्ट्रोलाइसिस पता चलेगा? जब आप हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाते हैं, हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में और ब्लड की कमी से होता है एनीमिया, खत्म बात, दिमाग नहीं लगाना इसमें। चलिए अगला सवाल, मेन लिमिटेशन ऑफ एंथ्रोपोमेटिक मेजरमेंट इज। एंथ्रोपोमेट्रिक को मैं आपको तीसरी बार बताने जा रहा हूँ फिर से, जिसमें हमारे शरीर का मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है? कि अगर एक 3 साल का बच्चा है, उसका हाइट कितना होना चाहिए, उसका मोटाई कितना होना चाहिए, उसका गर्दन कितना मोटा होना चाहिए, उसका बाह कितना मोटा होना चाहिए, उसका पेट कितना मोटा होना चाहिए, तो एंथ्रोपोमेट्रिक में हम लोग ये सब काम करते हैं। तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, इसका लिमिटेशन क्या है? रिक्वायर ब्लड सैंपल नहीं भाई, इसको ब्लड से कोई मतलब नहीं है। डज नॉट अकाउंट फॉर मसल्स मास और हाइड्रेशन, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, वैलिड ओनली फॉर एडल्ट्स। क्या ये सिर्फ वयस्कों के लिए है? क्या ये बहुत पैसा लगता है और बहुत टाइम लगता है? या डज नॉट अकाउंट फॉर मसल्स मास एंड हाइड्रेशन, यह मांसपेशी या जल स्तर को नहीं जानता। बिल्कुल, यह मांसपेशी और जल स्तर को ये नहीं जानता, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। कि एंथ्रोपोमेट्रिक में क्या होता है? एंथ्रोपोमेट्रिक
मसल्स, फैट या एक्सेस हाइड्रेशन, यानी मान लीजिए बहुत ज़्यादा पानी पी के चले गए तो आपका वजन ज़्यादा बता रहा है, फिर आप तो बोलेंगे अरे भाई मैं तो वजन ज़्यादा हो गया है ना, तो यहाँ पे टेस्ट आपका गलत हो जाएगा फिर। नेक्स्ट, विच डाइटरी असेसमेंट मेथड प्रोवाइड अ होलिस्टिक व्यू कंबाइनिंग रिकॉल एंड लाइफ स्टाइल फैक्टर, जिसमें आपका कौन सा आहार मूल्यांकन विधि जिसमें स्मरण और जीवन शैली कारकों को जोड़कर व्यापक दृष्टिकोण देता है, 24 घंटा का फूड रिकॉल या फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेयर या डाइट हिस्ट्री या फूड डायरी। देखिए इसमें आपके जीवन शैली और साथ साथ आपके स्मरण विधि, इन दोनों के माध्यम से हम लोग मूल्यांकन करते हैं आहार का। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका डाइट का हिस्ट्री। आप पूरे अपना डाइट बताइए कि आपने कब क्या क्या खाया। ठीक है, डाइट हिस्ट्री में ये पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन रहता है जिसमें आप रिकॉल करते हैं कि हाँ आप कब क्या खाते हैं, सप्ताह में क्या एक दिन चिकन खाते हैं, महीना में एक दिन क्या वैसा कुछ आप अल्कोहल लेते हैं, ये सब कुछ, जिससे आपका लाइफ स्टाइल फैक्टर भी और किस फ्रीक्वेंसी में आप खाते हैं, कितने दिनों के बाद आप कुछ वैसा चीज़ खाते हैं, या नाश्ता कब करते हैं, दोपहर खाना कब खाते हैं, यहाँ से होता है। अगला सवाल, विच क्लिनिकल साइन इज एसोसिएटेड विद द जिंक डिफिशियंसी, जिंक की कमी से जिंक की कमी से जुड़ा क्लिनिकल संकेत कौन सा है। अगर किसी के शरीर में जिंक की कमी हो गई तो क्या होगा, क्या उनको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, या उनका बाल पतला होकर टूटने लगेगा, या चम्मच जैसी नाखून हो जाएगी, या जीभ में सूजन हो जाएगा। देखिए ये सब कुछ हर एक चीज़ में आपको क्लास में बताया था। ठीक है, अगर आप लोग अब तक बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि कम से कम बैच ज्वाइन करके जो PDF मिले हैं ना, उन PDF को एक बार आप पढ़ लीजिए। क्लास देखने का समय नहीं है मत देखिए, PDF कम से कम देख लीजिए, आपका मैक्सिमम चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हर एक सवाल PDF से ही है। ठीक है, अच्छा आप सब प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा जो लोग क्लास किए हैं कि क्या ये सारे के सारे सवाल PDF से नहीं है, क्योंकि एक इससे पहले वाले वीडियो में कुछ लोग कमेंट किए थे कि सर PDF के सवाल नहीं पूछ रहे हैं, PDF से पूछ नहीं रहे हैं। भैया सब PDF से ही रहता है, उसे ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और एक बात और आप सबको बता दें कि मिडवाइफी स्टार्ट हो चुका है, यानी कल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब ये वीडियो आपको मिलेगा उस समय तक मिडवाइफी का 1-2 क्लास हो चुका होगा। ठीक है, चलिए देखिए, अगर किसी के शरीर में जिंक की कमी होती है तो जिंक की कमी से जो हमारे बाल हैं वो पतले होने लगते हैं और टूटने लगते हैं। ठीक है, जिंक की कमी से हमारे बाल पतले हो के टूटने लगते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्क्रीनिंग टूल आइडेंटिफाई मेल न्यूट्रिशन रिस्क इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, कौन से स्क्रीनिंग टूल में अस्पताल में भर्ती मरीज में कुपोषण के खतरे की पहचान की जाती है। आपके अस्पताल में कोई भर्ती है पेशेंट, ठीक है, तो उसकी कुपोषण की जांच आप कैसे करेंगे, क्या आप MNA से करेंगे, MST से, SGA से, या 24 घंटा रिकॉल से। देखिए पेशेंट ने भैया उसको याद ही नहीं रहेगा 24 घंटा मुँह का खाना खाया है। मिनी न्यूट्रिशन असेसमेंट, मेल न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग टेस्ट या सब्जेक्टिव ग्लोबल असेसमेंट, तो उसे आप करेंगे मेल न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से, मेल न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग टूल्स के माध्यम से, MST। नेक्स्ट, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व, तो फिर से सूक्ष्म बोल रहा है यानी कि माइक्रो बोल रहा है, अधि बोलता तो MA बोलता। ठीक है, तो कौन सा आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इज कॉमनली लिंक्ड टू अनीमिया एंड न्यूरोलॉजिस्ट इशू, कौन सी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी सामान्यतः एनीमिया और तंत्रिका संबंधी समस्याओं से जुड़ी होती है। समझिएगा, विटामिन C, विटामिन B12 फोलेट, विटामिन D और आयरन। यहाँ पे बात कर रहा है अनीमिया का, न्यूरोलॉजिकल इशू का, तो अनीमिया, फिर से अनीमिया कैसे होगा, विटामिन B12 है ना, और साथ साथ ये फोलेट। अच्छा देखिए, किसी का अगर आप लोग जो भी आयरन का दवा खाते होंगे पीरियड्स के बाद या प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको मिलता है आयरन एंड फोलिक एसिड का दवा, है ना, तो यही तो है B12 एंड फोलेट, B12 एंड फोलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पून शेप नेल आर साइन ऑफ डिफिशियंसी इन, अगर आपके चम्मच जैसी नाखून हो जाएगी, यानी कि नाखून है ना यहाँ पे वाइट वाइट बन जाता है, मैं आपको ऐसे बताऊं,
नाखून दिख रहा है, ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऐसे वाइट वाइट बन जाता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं चम्मच जैसी नाखून, स्पून शेप्ड नेल। अगर ये किसी का हो रहा है तो ये किस चीज़ का संकेत है? क्या आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, लोहा की कमी है, विटामिन ए की कमी है, या जिंक की कमी है? तो चम्मच जैसी नाखून ये बताता है कि हमारे शरीर में लोहे की कमी हो रही है, ठीक है। हाँ, ये आपको याद करना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज़ें आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ न्यूट्रिशन प्रमोशन? पोषण संवर्धन का मुख्य लक्ष्य क्या है? इंक्रीज कंजप्शन ऑफ जंक फूड। आप पोषण संवर्धन कैसे कर सकते हैं? इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या आपको जंक फूड को बढ़ावा दिया जाएगा? नहीं भाई। क्या आहार में सभी वसा को, क्या सारे के सारे अगर आप फैट हटा देंगे? नहीं, हटा ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको फैट ही देता है, 9.3 कैलोरी, ये आपको पता ही है। केवल पशु आधारित खाद्य पदार्थ को बढ़ावा देना? नहीं, उल्टा बोल रहा है ये, हमें पशु आधारित नहीं, हमें वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना है। आहार आदतों में सुधार और आहार संबंधी रोगों को कम करना, बिल्कुल। Improve dietary habit and reduce diet related diseases. Next, which practice is encouraged to meet nutrition need in infant? यानी शिशुओं में पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सी प्रथा प्रोत्साहित की जाती है? अगर आपके घर में कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसे पोषक तत्व अच्छे से मिले, इसके लिए आप क्या करेंगे? आप उन्हें ठोस आहार जल्दी देना शुरू करेंगे, विशेष रूप से केवल स्तनपान करवाएंगे, या स्तनपान से बचेंगे, या शुगर युक्त फॉर्मूला देंगे। फॉर्मूला यानी कि जो मिल्क आता है ना, पाउडर मिल्क है ना, जैसे कि लैक्टोजन हो गया, या और भी तरह के नैन प्रोवन हो गया, ये सब देंगे। देखिए, अगर शिशु है तो हम ये देखेंगे कि उन्हें हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें हम 6 महीना तक स्तनपान ही करवाएं। 6 महीना के बाद उन्हें हम लोग कुछ कुछ लिक्विड फेज में या सेमी लिक्विड देना शुरू करें, ठीक है। तो विशेष रूप से केवल स्तनपान, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। कम से कम 6 महीना, ज़्यादा भी दे सकते हैं, तो कम से कम 6 महीना तक केवल स्तनपान कराने की सलाह दी जाती है। कम से कम 6 महीना स्तनपान करवाना ही करवाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, वाई इज फोकसिंग ऑन इक्विटी इंपॉर्टेंट इन न्यूट्रिशन प्रोग्राम? पोषण कार्यक्रम में समानता पर ध्यान देना क्यों जरूरी है? समझिए, पोषण प्रोग्राम ये क्या होता है? पोषण प्रोग्राम यानी कि न्यूट्रिशन प्रोग्राम या पोषण कार्यक्रम। तो जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम किया जाता है, प्रोग्राम या कोई कैंप लगता है जहाँ पे पोषण के बारे में बताया जाए, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत क्यों है? देखिए, पहला, पोषण सुरक्षा में बाधाओं को दूर करने के लिए, बिल्कुल। दूसरा, वंचित समूहों को बाहर, वंचित समूह उसे बाहर कैसे रखेंगे? वंचित को अंदर लेंगे ना। केवल शहरी नहीं भाई, गाँव को भी चाहिए। खाद्य गुणवत्ता कम, नहीं भाई, खाद्य गुणवत्ता कम क्यों करेंगे? तो यहाँ पे पोषण सुरक्षा में बाधाओं को दूर करने के लिए हम लोग न्यूट्रिशन प्रोग्राम सरकार द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द की प्रिंसिपल व्हेन कुकिंग टू रिटेन न्यूट्रिएंट? पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाना पकाने का मुख्य सिद्धांत क्या है? अगर आपको खाना बनाना है, ठीक है, और आप चाहते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी पोषक तत्व है, वो खत्म ना हो, तो आप क्या करेंगे? उसे बहुत ज़्यादा तापमान पे लंबे समय तक पकाएंगे? नहीं, ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो उसके जो पोषक तत्व हैं वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, ताप और पानी का उपयोग को कम करेंगे। तीसरा, खाना को ज़्यादा पकाएंगे। भैया ज़्यादा क्यों पकाएंगे? ताज़ा सामग्री का उपयोग ना करना। भाई, ताज़ा सामग्री ही उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ताप और पानी का उपयोग कम करेंगे, कम तापमान पे और कम पानी में पकाएंगे, ताकि उसका जो न्यूट्रिशन है वो खराब ना हो, न्यूट्रिशन बना रहे, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा गया है कि कम तापमान और पानी को कम उपयोग से विटामिन जैसे पोषक तत्वों को हम लोग बचाते हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा तापमान में पकाओगे तो उस खाने का विटामिन फिर खत्म हो जाएगा। अच्छा, किचन गार्डन को बढ़ावा देने के क्या लाभ है? किचन गार्डन समझ में आता है? किचन गार्डन को आम देश भाषा में, यानी कि गाँव के लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं बारी, कि घर है, घर के पीछे या घर के छत पे लगा दिए वैसा कोई फसल, जैसे कि भिंडी लगा दिए, टमाटर लगा दिए, प्याज लगा दिए। प्याज नहीं लगा पाएंगे, बारी में लगाना पड़ेगा, है ना। यानी कि आप जो भी खाना खाओगे, जो भी आपके किचन में पकेगा, वो अपने घर के आसपास ही उगा ले रहे हो,
या तो छत में उगा रहे हैं या घर के पीछे छोटा सा कंपाउंड बना है वहाँ पे उगा रहे हैं, उस प्रकार से, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं किचन गार्डन। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर हमारे घर कौन सा फ्रूट, क्या तो बोलते कि हमारे पास ड्रैगन फ्रूट का हम लगवाए हैं पेड़। तो कोई बात नहीं, होते हैं कुछ लोग ऐसे, ठीक है। तो किचन गार्डन को बढ़ावा देने का क्या लाभ है? क्या ये खाद्य सुरक्षा और आहार विविधता में सुधार करता है? प्रोसेस फूड पे कैसे निर्भरता बढ़ाएगा दोस्त? भोजन की लागत कम हो जाएगी ना, घर में ही आप खाना पका रहे हैं तो। सब्जियों का सेवन तो आप और अधिक करोगे, घर में ही पक रहा है तो, यानी कि आपका जो फूड सिक्योरिटी है यानी खाद्य सुरक्षा है वो आपको कम से कम लागत में घर पे ही मिल जा रहा है, और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ आपके पास हो जा रहे हैं क्योंकि आप घर पे ही उगा रहे हैं। तो किचन गार्डन ये हर इंसान को अपने घर के आसपास करना चाहिए, यानी कि आपका घर कहीं भी हो, ठीक है। अगर आपके घर के आसपास मिट्टी नहीं है तो छत पे मिट्टी रखिए, बकेट में या फिर उस टाइप का गमला लाके उसमें मिट्टी डालिए, उसमें आप कम से कम मिर्ची लगाइए, टमाटर लगाइए, है ना, सीम लगाइए, कोड़ा लगाइए, कद्दू लगाइए, जो आपकी मर्जी वो लगाइए। नेक्स्ट, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा क्या है? फिजिकल एंड इकोनॉमिकल एक्सेस टू सफिशिएंट फूड, यानी पर्याप्त पोषक तत्व वाले भोजन का शारीरिक और आर्थिक उपलब्धता, इसी को कहते हैं फूड सिक्योरिटी। खाद्य क्षय भी नहीं, खाद्य का सिर्फ उत्पादन नहीं, वो मिलना भी चाहिए, खाद्य का प्रोसेसिंग तो बिल्कुल भी नहीं। Which group is not the primary focus of National Nutrition Program, यानी कि कौन सा समूह राष्ट्रीय पोषक कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य नहीं है? राष्ट्रीय पोषण प्रोग्राम जो सरकार के द्वारा प्रोग्राम चलाई जाती है, तो इसका मुख्य लक्ष्य में कौन नहीं आते हैं? 5 साल से कम उम्र के बच्चे, ये तो आते हैं भाई। गर्भवती महिलाएं, ये तो सबसे पहले आती हैं, ठीक है। टीनेजर गर्ल, हाँ टीनेजर गर्ल भी आती हैं, इन्हें आयरन की गोली स्कूल में दिया जाता है, ठीक है। स्कूल में आयरन की गोली दिया जाता है ताकि जब इनका मासिक धर्म आए तो उस समय इनके शरीर में ब्लड की कमी ना हो जाए, ये लोगों को अनीमिया ना हो जाए। ये जो एल्डरली पीपुल हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इन्हें नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम से बाहर रखा गया है। इनके बारे में अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं आया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये पूछ रहा था कौन सा नहीं है, तो भैया ये नहीं है। नेक्स्ट, सबला प्रोग्राम क्या है? सबला प्रोग्राम या सबला योजना ये किस समूह को लक्षित करता है? क्या ये विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए है, गर्भवती महिलाओं के लिए है, किशोरी लड़कियों के लिए है, या वृद्ध महिलाओं के लिए है? अगर आपको पता होगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है। सबला प्रोग्राम आपका है किशोरी महिलाओं के लिए, जिसके तहत स्कूल में आयरन की गोली दिया जाता है, आयरन एंड फोलिक एसिड का, ठीक है। आयरन एंड फोलिक एसिड, फोलिक एसिड की दवाइयाँ दी जाती हैं इन्हें, ठीक है, ताकि इनका आयरन को सुधारा जा सके और इनका जो न्यूट्रिशन है ओवरऑल वो ठीक हो सके, इनका पोषण में सुधार हो सके और इनकी शरीर में लोहा की स्थिति भी ठीक ठाक रहे, ठीक है। चलिए, आज से थोड़ा कम, ठीक है, एक प्रोग्राम चलाया गया था, आज से थोड़ा कम, ये जो अभियान चला है ये किस चीज को कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है? आज से थोड़ा कम, काम नहीं है, कम, ठीक है। क्या सब्जी को सेवन से ये कम कर, सब्जी का सेवन कम करने के लिए कहता है, जल का सेवन कम करने के लिए कहता है, या अनाज का, या नमक चीनी का? ये कहता है कि आप आज से थोड़ा कम नमक खाइए, आज से थोड़ा कम चीनी खाइए, आज से थोड़ा कम फैट खाइए, ठीक है। तो इन तीनों को ये इशारा करता है। नेक्स्ट, ये क्यों करता है? ताकि जो भी बीमारियां होती है ना, हमें नमक की वजह से, चीनी की वजह से या फैट की वजह से ये कम हो सके, इसलिए आज से थोड़ा कम अभियान को चलाया गया है। विच कुकिंग मेथड रिटेन मोस्ट न्यूट्रिशन, कौन सा खाना बनाने की जो विधि है इसमें पोषक तत्व सबसे अधिक बचता है? कौन सा खाना बनाने की विधि में पोषक तत्व सबसे अधिक बचेगा? बॉइलिंग विथ लॉट ऑफ वाटर, बहुत अधिक पानी में आप उबाल देंगे तो बहुत पानी में अगर आप उबालेंगे तो इसका पोषक तत्व चला जाएगा, ये नहीं। गहरे तलना, इसको डीप फ्राई करेंगे तो भी आपका खाना का पोषक तत्व खत्म हो जाएगा। लंबे समय तक पकाते रहना, इससे ही पोषक तत्व खत्म हो जाएगा। तो कब? स्टीम करके। तो यही कहा जाता है कि अगर आप कोई खाना खाते हैं उसको स्टीम करके खाइए, है ना, स्टीम मोमोज खाइए। तो स्टीम करके अगर आप किसी खाना को बनाते हैं तो उसके पोषक तत्व हैं वो अधिक रहते हैं, पोषक तत्व उससे खत्म नहीं होता स्टीम करने से। नेक्स्ट, फर्मेंटेशन इज फूड प्रिजर्वेशन। फर्मेंटेशन क्या है? यानी कि खाद्य संरक्षण में किण्वन क्या करता है?
किन्नून मतलब समझिए, जैसे कि आप दूध से दही बना रहे हैं तो आप करते क्या हैं, दूध में बैक्टीरिया डालते हैं, है ना। बैक्टीरिया वो आपका खट्टा वाला पानी हो सकता है या कोई दही हो सकता है। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं ताकि उसका जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाए, उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाए। पोषक तत्वों को नहीं हटाते हैं, रसायन नहीं मिलाते हैं, खराब होने की दर को बढ़ाएं क्या है, घटाएंगे ना, हमें प्रिजर्व करना है खाने को। और वैसे एग्जाम में पूछे कि बेस्ट फूड प्रिजर्वेटिव केमिकल कौन सा है, तो हम लोग जवाब देंगे सोडियम बेंजोएट। लिख देते हैं बेस्ट कौन सा है, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट, अच्छा ये आप चाहें तो देख लीजिए। नेक्स्ट, विच प्रोग्राम स्टार्टेड ऑन 8 मार्च 2018 को कौन सा प्रोग्राम, कौन सा कार्यक्रम कुपोषण से लड़ने के लिए लॉन्च किया गया था। नेशनल हेल्थ मिशन, पोषण अभियान, स्वच्छ भारत या मनरेगा। भैया मनरेगा स्वच्छ भारत ये काहे किया जाएगा, बचा दो, ठीक है। तो पोषण अभियान, पोषण अभियान को नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के द्वारा मार्च 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, मिड डे मील जो स्कूलों में खाना दिया जाता है बच्चों को, ये कौन सा प्रोग्राम का हिस्सा है। क्या इसमें स्नैक्स दिया जाता है, बिस्कुट दिया जाता है। बच्चों को भोजन देना बंद क्यों करना है भाई, शुगर वाला खाना भी नहीं देना है, स्नैक्स भी नहीं देना है। तो बच्चों को समझिए कि जो बच्चे होते हैं उन्हें 450 कैलोरी या 8 से 12 ग्राम प्रोटीन वाला भोजन प्रदान करवाना, यही इसका लक्ष्य होता है, ठीक है। मिड डे मील प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य क्या है, मिड डे मील का मुख्य लक्ष्य है कि बच्चों को 450 किलो कैलोरी मिल जाए, साथ ही साथ 8 से 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाए। नेक्स्ट, विच ऑर्गन सीक्रेट बाइल फॉर फैट डाइजेशन, यानी कि कौन सा हमारा अंग है जो वसा को पाचन के लिए स्रावित करता है। समझिए, ये अब हम लोग ह्यूमन बॉडी में आ गए हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन पूरा करने के बाद, पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन पूरा पढ़ने के बाद अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी का सवाल करेंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन अभी हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। चलिए देखिए, विच ऑर्गन सीक्रेट बाइल फॉर डाइजेशन, हमारा कौन सा अंग है जो वसा का पाचन के लिए पीत रस स्रावित करता है। तो यहाँ से दो सवाल, पहला पीत रस से क्या होता है, पीत रस से जो हमारा वसा है इसका पाचन होता है, ठीक है। पीत रस कहाँ से निकलता है, पीत रस बनाता है लीवर और स्टोर करता है गाल ब्लैडर में, ठीक है। पित्ताशय में स्टोर करता है और स्टोर करने के बाद ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि छोटी आंत है, छोटी आंत में जाके ये छोड़ देता है, ठीक है। और छोटी आंत का कौन सा हिस्सा, छोटी आंत के मैंने 3 भाग आपको बताया था, एलियम, ड्यूडेनम और जेनम, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ वही यहाँ पे है कि लीवर तो भैया आपका बाइल जूस बना दिया, और बाइल जूस बनाने के बाद जो बाइल जूस जो आपका फैट का पाचन करेगा, कहाँ करेगा, छोटी आंत में। बाइल जूस बनाने के बाद स्टोर कहाँ होगा, बाल ब्लैडर में स्टोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। तो आप पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारा मुंह से शुरू हो जाता है, प्रोटीन का पाचन हमारे स्टोमक यानी कि पेट में होता है, जबकि फैट का पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में होता है। ये सब कुछ आपको पढ़ा चुके हैं। तो अगर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे माउथ से शुरू हो गया तो माउथ में क्या होता है, माउथ में होता है सलाइवा यानी कि लार, और सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज। तो इसी सलाइवरी अमाइलेज से आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है। और अंतिम रूप से खाना पर कहाँ पाचन होता है, खाना का अंतिम रूप से पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो ही चुका है, प्रोटीन का हो ही चुका है, जो बचा फैट उसका भी हो गया, बाकी जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस निकालता है जिसमें जो नहीं भी पचे वो भी पच जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेट पाचन आपके खाने का वही होता है। नेक्स्ट, ये तो सवाल था, हाँ। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड एंटरिंग द विंड पाइप, हमारे खाद्य को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है। ये मैं आपको बड़ा अच्छे से बताया था। एक आपका ये ग्रास नली है यानी कि आपका ओसियोफेगस है, ये आपका विंड पाइप है यानी इससे आप सांस लेते हैं, इससे आप खाना खाते हैं। ऊपर एक ही ढक्कन है, ये ढक्कन जब इस पर ढका हुआ है, ठीक है,
तो आप खाना खाएंगे। जब ये ढक्कन इधर आ गया तो आप फिर सांस वांस लेंगे, अच्छे से काम करेंगे। और बीच में यहाँ पे कुछ जो एरिया होता है दोनों कॉमन होता है। तो इस ढक्कन को क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं, कहाँ गया, एपिग्लॉटिस, कंठनाल ढक्कन, ठीक है, जिसे हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, एपिग्लॉटिस ये खाना को आपके विंड पाइप में जाने से रोकता है, ठीक है, ताकि जो भी आप खा रहे हो वो आपके ट्रैकिया में ना चला जाए। आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पिगमेंट कैरी ऑक्सीजन इन ब्लड, रक्त में ऑक्सीजन किस वर्णक के द्वारा ले जाया जाता है, ये आप बहुत बार पढ़े हैं कि रक्त में ऑक्सीजन को लेके जाने वाला काम करेगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, विच इंटेस्टाइन रीजन इज हाईली कोइल्ड एंड लॉन्गेस्ट, कौन सा हमारा आंत का जो भाग है ना वो बहुत अधिक ऐसे घूमा घूमा रहता है और सबसे लंबा रहता है। हमारी जो छोटी आंत है इसे मैंने 3 भाग में बांटा था। कौन कौन से भाग में बांटे थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलम, ठीक है, जिसमें से सबसे लंबा होता है डेड्यूनम, और डेड्यूनम में ही लीवर से बाइल जूस आया, पैनक्रिया से पैनक्रेटिक जूस आया, स्टोमिक से जो आपका काइम है ना वो आया, और सब आके ड्यूडेनम में ही जमा होता है। और जो खाने का अवशोषण होता है यानी कि न्यूट्रिशन का जो अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी ड्यूडेनम से ही होता है। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे ड्यूडेनम। सॉरी, सबसे अच्छा क्या पूछ रहे थे यहाँ पे कि सबसे लंबा कौन सा होता है, सबसे लंबा इलियम होता है। जब ये सब पढ़ा है ये सब आपको सही बताए हैं, सबसे लंबा होता है इलियम, ठीक है, इलियम, इलियम सबसे लंबा और सबसे कॉइली होता है, यहीं पे आपका ऑब्जर्प्शन होता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक। व्हाट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में अवशोषण हेतु सतह क्षेत्र किससे बढ़ता है। छोटी आंत में ऐसा क्या रहता है जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, अगर आप ज़्यादा भी खाना खा लोगे तो वो फैलेगा ताकि उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। तो छोटी आंत में उंगली नुमा संरचना होता है जिसे हम लोग कहते हैं विलाई। यही विलाई करता क्या है, ये विलाई जो भी आप खाना खाए हैं इससे सारे पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और साथ साथ ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है ताकि खाना यहाँ पे ज़्यादा समय तक रह सके, ठीक है, वो होता है आपका विलाई। ए भाई ठीक हो जाओ। उंगली जैसी संरचना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये तो मैं आपको बता ही दिया। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट किल बैक्टीरिया इन द स्टोमिक, ऐसा क्या है जो बैक्टीरिया को हमारे पेट में मारता है। तो आपके पेट में एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड है हमारे पेट में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बैक्टीरिया को सलाइवा नहीं मार पाया उसे फिर ये मार देगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड एज, जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो आपने पढ़ लिया कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन से होता है, ठीक है, जो भी आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन है उससे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन जब यही ऑक्सीजन आपके हर एक सेल में, हर एक कोशिका में पहुंच गया और ये कोशिका बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग बना दिए सारा का सारा कोशिका, ठीक है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस आपके फेफड़ों तक आना है, तो आएगा कैसे, पहले वो वेंस के थ्रू आपके हार्ट में आएगा और हार्ट के बाद हार्ट यानी कि हृदय, और हृदय में आने के बाद पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से वो आएगा आपके लंग्स में, है ना। उसके बाद वहाँ पे आपका जो ट्रैकिया के नीचे वैक्यूल्स लगे हुए हैं, है ना, जो गुब्बारे की संरचना है, वहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये सब कुछ हम लोग पढ़े थे, याद कीजिएगा। तो आपका बायोकार्बोनेट, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट हैं जो आरबीसी में, वही एक्सलेट करते कन्वर्जन टू बाइकार्बोनेट। चलिए, विच ऑर्गन प्राइमरली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, अपचित भोजन से जल का अवशोषण मुख्यतः कौन सा अंग करता है। समझिएगा अच्छे से, आपने खाना को खा लिया, ठीक है, वो आपके माउथ में है, माउथ से जैसे वो पेट में गया, माउथ में आप लोग चबाएं, चबाने के बाद उसे हम लोग कहते हैं बोलस। जैसे अब वो पेट में गया, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलने के बाद उसे हम लोग कहते हैं काइम। उसके बाद वो गया छोटी आंत में, छोटी आंत में उसमें अवशोषण हो गया, उसका पाचन पूरे अच्छे से हो गया, खत्म बात। अब उसमें पानी तो अभी भी है, तो उस पानी का अवशोषण होता है फिर हमारे बड़ी आंत में, ठीक
ठीक है, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। बड़ी आंत के कोलोन जल और इलेक्ट्रोलाइसिस का यहाँ पे लोग रिक्लेन यानी कि पुनरुद्धार करता है। ठीक है भाई। विच मसल्स इज प्राइमरी इन ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए हमारी कौन सा मांसपेशी उत्तरदायी होता है, कौन सी मांसपेशियों की वजह से हम लोग सांस ले पाते हैं, तो हम लोग डायफ्राम की वजह से सांस ले पाते हैं। बाइसेप का कोई काम ही नहीं है भाई सांस लेने में, है ना। ये डायफ्राम में आपको बताया था, जब सांस लेंगे तो डायफ्राम क्या होगा, डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, जब सांस छोड़ेंगे डायफ्राम फैलेगा, सांस लेंगे डायफ्राम सिकुड़ेगा। ठीक है, ये सब कुछ आप जानते हैं। तो जब ब्रीदिंग करेंगे तो ये किसके वजह से होता है, डायफ्राम की वजह से होता है। देखिए, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम एयर फ्लो, यानी कि डायफ्राम का जो संकुचन है वो दाब अंतर बनाकर वायु प्रवाह कराता है। नेक्स्ट, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस कैसा है, क्या वो एसिडिक होता है, एल्कलाइन होता है, न्यूट्रल होता है, ये वेरिएबल होता है। पैनक्रियाटिक जूस ये पैनक्रिया से निकलता है। पैनक्रिया को हम लोग आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं, जिसमें अल्फा सेल है, बीटा सेल है। बीटा सेल इंसुलिन बनाता है, अल्फा सेल ग्लाइकोजन बनाता है। इंसुलिन आपका शुगर को पचाएगा, जबकि ग्लाइकोजन क्या करेगा, जब आपके बॉडी में शुगर नहीं रहेगा तो उसको फिर वो शुगर देगा। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जूस कैसा होता है, पैनक्रियाटिक जूस आपका होता है क्षारीय, एल्कालाइन। जबकि पैनक्रियाटिक जूस से जस्ट ऊपर जो आपका पेट है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो पूरी तरह से एसिडिक है। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जूस कैसा होता है, ये होता है क्षारीय, एल्कालाइन। नेक्स्ट, विच ब्लड सेल कैरी मोस्ट ऑक्सीजन, हमारा कौन सा ऐसा ब्लड का सेल है, रक्त कोशिकाएं, कौन सी रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन को ले जाता है, तो वो आपका लाल रक्त कोशिकाएं हैं, आरबीसी। आरबीसी देखिए लगभग 97% ऑक्सीजन को आरबीसी ही लेके जाता है। आरबीसी का कौन, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो। ठीक है, याद आ रहा हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन डाइजेशन प्राइमरली अकर इन द, प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। क्या प्रोटीन का पाचन माउथ में होता है, नहीं भैया, माउथ में तो कार्बोहाइड्रेट होता है। पेट में, हाँ पेट में प्रोटीन होता है। ठीक है, जबकि बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है और रेक्टम के द्वारा जो भी आप खाए हैं वो बाहर निकल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हो ही गया, फैट का पाचन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये भी आप याद रखेंगे। देखिए, पेट में आपका गैस्ट्रिक जूस है और ये गैस्ट्रिक जूस प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। ठीक है, चलिए, विच ऑर्गन इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो है आपका थायराइड, लीवर, पैनक्रिया या एड्रिनल। ठीक है, तो इन चारों में से आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, लीवर। ठीक है, लीवर का काम मेटाबॉलिक प्रोसेस में, डाइजेस्टिव प्रोसेस में, दोनों में काम करना है। वेयर डज मोस्ट न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन अकर्स, कि अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है। मैं आपको बता चुका था कि पोषक तत्वों का अवशोषण हमारी छोटी आंत में होता है, छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में होता है। ठीक है, यहीं पे विलाई बने हुए रहते हैं, ये विलाई सरफेस एरिया को बढ़ा देगा और अवशोषण कर लेगा सारा का सारा पोषक तत्वों का, साथ साथ सरफेस एरिया को बढ़ा देगा ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, व्हाट क्रिएट द प्रेशर ग्रेडियंट फॉर ब्रीदिंग, श्वसन हेतु दाब अंतर किससे बनता है, अंतरपसली और डायफ्राम से, केवल उत्तर मांसपेशियों से, गर्दन से या जीभ की पसलियों से। भैया जीभ से श्वसन का कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। तो ये आपके नंबर ए यानी कि इंस्टरटेलियन, यानी कि हाँ आपके ट्रैकिया वॉल्यूम ड्राइव एयर फ्लो, यानी कि जो आपका डायफ्राम है और इंटरकोस्टल है, यही सबसे आपका पाचन, यही सबसे आपका श्वसन ठीक से प्रेरित होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे फिर से, है ना। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि हृदय के बाएं और दाएं एट्रिया को क्या अलग करता है, यानी कि व्हाट सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट आर्टरी ऑफ द हार्ट, हमारे हृदय के लेफ्ट और राइट भाग को कौन सेपरेट करता है। तो मैं आपको बताया था, याद कीजिएगा ऐसे, सेपरेट, सेपरेट मतलब हम लोग क्या समझेंगे, सेपरेट मतलब हम लोग समझेंगे सेप्टम, है ना।
तो वो कौन सेप्टम है? इंटर आर्टियल सेप्टम है। देखिए दो ऑप्शन आ गया। अब आप यहाँ पे जाएंगे फर्स्ट, यहाँ पे ये आर्टिया के बारे में बात कर रहा है तो ऑप्शन में भी आर्टियल ही होना चाहिए। अगर ये वेंटिकुलर के बारे में बात करता तो हम लोग फिर वेंटिकुलर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब भी आप समझ सकते हैं, आर्ट्रियम यानी कि आलिंद और वेंट्रिकुलर यानी कि निलय। तो ये दोनों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है कि इंटर एट्रियल सेप्टम है, ये हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले आलिंद को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन फिल्टर ब्लड टू फॉर्म यूरिन? हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो रक्त को छानकर मूत्र बनाता है? ठीक है, कौन सा अंग रक्त को छानता है और मूत्र बनाता है? ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं कि भैया वो हमारा किडनी होता है। किडनी रक्त को छानकर मूत्र बनाता है, मूत्र बना करके मूत्र वाहिनी के द्वारा गाल हमारे जो ब्लैडर है वहाँ पे स्टोर कर देता है। ठीक है, चलिए, यानी किडनी जिसे हिंदी में गुर्दा कहते हैं, यही ब्लड को फिल्टर करता है और जितने भी वेस्टेज हैं उनको, उन सारे वेस्टेज को अलग करता है और जो प्योर ब्लड है वो हमारे बॉडी में वापस भेज देता है। बाकी जो आपका इम्प्योर ब्लड है, ये अशुद्ध रक्त है जिसमें आपका नाइट्रोजनियस वेस्ट है, जिसमें अमोनिया हो गया, नाइट्रिक हो गया, तो ये सबको वो अलग करके निकाल देता है मूत्र के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट, नेफ्रॉन का कौन सा भाग ग्लोमेरुलस को घेरता है? मैं आपको ये फिगर में भी दिखाया था कि हमारा ग्लोमेरुलस क्या होता है, हमारा नेफ्रॉन क्या होता है ना। और यहाँ से एक सवाल और पूछ सकता था कि ये नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? नेफ्रॉन पाया जाता है किडनी में, जबकि न्यूरॉन पाया जाता है ब्रेन में। अच्छे से याद करना है, नेफ्रॉन मतलब किडनी, न्यूरॉन मतलब दिमाग। कैसे याद करेंगे? दिमाग से नया नया चीज़ सोचते हैं ना, तो न्यूरॉन माइंड के लिए, नेफ्रॉन किडनी के लिए। तो नेफ्रॉन का कौन सा भाग है, नेफ्रॉन का कौन सा भाग ग्लोमेरुलस को घेरा हुआ रहता है? वो होता है आपका बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ये जो बोमेन्स कैप्सूल है यही हमारे ग्लोमेरुलस को घेर के रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच ब्लड इज फिल्टर बाय किडनी पर मिनट? एक मिनट में हमारा कितना खून प्योरीफाई किया जाता है किडनी के द्वारा? ठीक है, मैं आपको ये भी बताया था कि एक दिन में इंसान का कितना यूरिन आता है, एक दिन में कितना ब्लड फिल्टर होता है। अगर आप ऐसे भी याद करेंगे ना कि एक दिन में भैया हमारा 180 लीटर ब्लड फिल्टर हो जा रहा था, है ना, तो एक मिनट में कितना, उस हिसाब से आपको निकालना है। तो एक मिनट में लगभग आपका 1100 से 1200 मिलीलीटर ब्लड फिल्टर होता है। ठीक है, और ब्लड फिल्टर कौन करेगा? ब्लड फिल्टर करने का काम करता है गुर्दा, बोले तो किडनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नाइट्रोजनियस वेस्ट रिक्वायर द मोस्ट वाटर फॉर एलिमिनेशन? कौन सा नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट निष्कासन के लिए सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है? समझिए क्वेश्चन अच्छे से। देखिए, जब आप पानी पीते हैं तो पानी आपके ब्लड में भी मिक्स होता है ना, और जो हमारा किडनी है वो इसी वेस्टेज को अलग करता है, जो अभी उसमें नाइट्रोजनियस वेस्ट आता है उसको अलग करता है। तो इनमें से 4 नाइट्रोजनियस वेस्ट के बारे में बताया गया है, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, केराटिन हो गया, अमोनिया हो गया। तो सबसे ज़्यादा किसको अलग करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है? सबसे ज़्यादा पानी किसको अलग करने में खर्च होता है? तो वो है आपका अमोनिया। ठीक है, अमोनिया को ब्लड से अलग करने में बहुत अधिक पानी की ज़रूरत होती है। तो ये सब कुछ बेसिक फैक्ट है जो आपने क्लास में भी करा था, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, तो अमोनिया को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अमोनिया ये आपका बहुत अधिक विषैला पदार्थ है। ठीक है, और इतना अधिक विषैला होने की वजह से इसको ब्लड से अलग करने में बहुत अधिक मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे तो कलर चेंज हो जाएगा मूत्र का और अमोनिया सही से निकल नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इनिशिएट द वॉलेंट्री रिलीज ऑफ यूरिन? मूत्र का स्वैच्छिक उत्सर्जन क्या शुरू करता है? इनमें से कौन सा बॉडी पार्ट है जो मूत्र का स्वैच्छिक रूप से उत्सर्जन करता है? दिल की धड़कन से भैया मतलब ही नहीं है, रक्तचाप से मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये जो मूत्राशय का फैलाव है, यानी कि जो ब्लैडर है ना, ब्लैडर अगर फैलने लगता है तो जो भी इसमें मूत्र जमा हुआ है वो फिर निकल जाता है। ऑप्शन नंबर है आपका राइट। स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लैडर, स्ट्रेच रिसेप्टर इन द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द सीएनएस। जब हमारा ब्लैडर में स्ट्रेच यानी कि वो भर जाता है तो यहाँ से फिर मैसेज आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में, और ब्रेन फिर बोलता है भैया ठीक है यूरिनेट कर दो।
यूरिनेशन के लिए फिर वो कर देता है कि हाँ भाई, ये संकेत भेज देता है कि हाँ, फिर आपको फील होता है कि हाँ भाई अब करना चाहिए। ठीक है, चलिए। विच वाल्व प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरियम। देखिए, मैं आपको एक हृदय का फ्लो चार्ट बनाता हूँ। ठीक है, बस फ्लो चार्ट आप समझिए। ये आपका लेफ्ट साइड, राइट साइड, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ खड़ा हो जा रहा हूँ, ठीक है, तो हमारा राइट आपके हृदय का राइट, हमारा लेफ्ट आपके हृदय का लेफ्ट। ठीक है, तो ये सब क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल सा पूछ रहा है कि ऊपर होता है आपका ऑरिकल, नीचे होता है वेंट्रिकल। ठीक है, और ये बात कर लेफ्ट साइड का, तो लेफ्ट साइड वाले वेंट्रिकल से लेफ्ट साइड वाले ऑर्टियम में ब्लड को वापस जाने से कौन रोकता है? तो कौन रोकेगा? ये रोकता है बाइकस्पेट वाल्व। ठीक है, ट्राइकस्पेट ये राइट साइड होएगा और बाइकस्पेट आपका लेफ्ट साइड होता है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, सब कुछ मैंने क्लास में आपको करवाया है। ठीक है, हर एक सवाल, जितने भी यहाँ पे सवाल दिए जा रहे हैं, आप मान के चलिए टोटल सवालों की संख्या कितनी है पता है? कुल सवालों की संख्या आप मान लीजिए कि 135-40 के आसपास सवाल है। 150 के करीब सवाल आप मान के सकते हैं। लेकिन 150 सवालों के अलावा जो ऑप्शन को भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं या एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें और ज़्यादा बढ़ जा रहा है फिर। ठीक है, आप मान के चल सकते हैं कि 200 से 250 सवाल आपको मिल रहा है। हाँ, एक्चुअल में नंबर ऑफ सवाल आपको 135 ही मिलेंगे, लेकिन जब ऑप्शन को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सवाल की संख्या और बढ़ जा रही है। ठीक है, चलिए देखिए। यही जो आपका बाइकस्पेट वाल्व है, ये आपका लेफ्ट साइड होता है, जबकि ट्राइकस्पेट वाल्व वो आपका राइट साइड होएगा। ठीक है, चलिए। हाउ मेनी नेफ्रॉन आर अप्रोक्सीमेटली देयर इन ईच ह्यूमन किडनी? हमारे गुर्दे में, हमारे किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? और आप जानते हैं कि नेफ्रॉन से ही किडनी बनता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन में कितनी किडनी होते हैं? हमारे एक नेफ्रॉन में कितने किडनी होंगे? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। वो होता है 10 लाख। एक नेफ्रॉन में 10 लाख किडनी, 2 नेफ्रॉन में 20 लाख किडनी, है ना? चलिए, 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। ठीक है, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, ये भी आपको समझना है। निम्नलिखित में से कौन से एंजाइना के लक्षण है? एंजाइना क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इनमें से कौन एंजाइना के लक्षण है? क्या छाती में दर्द होना एंजाइना का लक्षण है? पैरों का फूलना, बार बार मूत्र त्याग करना, या सांस लेने में कठिनाई होना? एंजाइना का लक्षण क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सब कुछ क्लास में हम करवाए हैं। ठीक है, तो जब इंसान का छाती में दर्द होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो सही से ऑक्सीजन का सप्लाई उनके बॉडी में नहीं हो पाता है। ठीक है, एंजाइना में क्या होगा? छाती में बहुत दर्द होगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है हमारे हृदय के मसल्स में। हृदय को तो ऑक्सीजन चाहिए, पर ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं मिल रहा है। मान लीजिए आपको एक बंद कमरे में रख दिया गया है, तो वहाँ घुटन महसूस होगा, है ना? सही से ऑक्सीजन मिल नहीं रहा। या आपको किसी बहुत प्रदूषित जगह में रख दिया गया है जहाँ पे हवा बहुत गंदा है, तो जब भी आप सांस लें तो धुआं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे में ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं एंजीना। चलिए, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीएब्जॉर्प्शन? नेफ्रॉन का कौन सा भाग पुनः अवशोषित के लिए जिम्मेदार होता है? ब्लड फिल्टर हो गया, फिल्टर होकर यूरिन अलग हो गया, और जो आपका ब्लड है वो किसी एक नली से वापस हमारे बॉडी में जाता है, दोबारा एब्जॉर्ब होता है। तो किसके माध्यम से ब्लड आपका दोबारा एब्जॉर्ब होता है? ग्लोमेरुलस, रेनल ट्यूब, बॉमन कैप्सूल, या कलेक्टिंग डक्ट? वो होता है आपका रेनल ट्यूब्स के माध्यम से। ठीक है, तो रेनल ट्यूब्स ये दोबारा ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, फिल्टर हुआ ब्लड को, और हमारे ब्लड यूजफुल सब्सटेंस को ये वापस हमारे ब्लड में मिला देता है। चलिए, अगला सवाल। Which waste product is least toxic and require minimal water for the extraction? कौन सा अपशिष्ट पदार्थ? देखिए, मैंने आपको बताया कि सबसे अधिक कौन सा विषैला पदार्थ को निकालने में पानी की जरूरत होती है? सबसे अधिक पानी की जरूरत किसको निकालने में होती है? तो सबसे अधिक में तो था भैया अमोनिया। अब सबसे कम पूछ रहे हैं कि सबसे कम पानी, अगर पानी कम भी पिएंगे ना तो भी ये जो विषैला पदार्थ है वो आपके शरीर से निकल जाएगा। तो वो क्या है? वो आपका हो जाएगा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक ऐसा विषैला पदार्थ है जिसे कम पानी के माध्यम से भी, आप कम पानी पिएंगे तो भी आपके बॉडी से निकल जाएगा। और ये खास करके जो चिड़िया हो गया, जो रेप्टाइल यानी कि सरीसृप हो गया, इनके शरीर में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखिए,
व्हाट काउज द लब साउंड इन द हार्ट? हम जानते हैं कि हमारे हृदय का जो आवाज है वो लब डब साउंड आता है, लब डब। अगर हृदय नॉर्मल है तो लब डब का साउंड आता है, लेकिन हृदय में कोई बीमारी हो गई है, हृदय में अगर दिल में किसी का छेद हो गया तो फिर मरमर की साउंड आती है। ठीक है, ये दोनों चीज हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो लब साउंड है और डब साउंड है ये कब आता है, यही पूछा जा रहा है कि लब का साउंड कब आता है, डब का साउंड कब आता है। पहला, क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वल्व, क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वल्व, हार्टबीट कॉन्ट्रैक्शन या ब्लड फ्लो टर्बुलेंस। कब आता है लब का साउंड? तो जब हृदय मेरा संकुचित होगा, जब हृदय मेरा दबेगा उस समय लब का साउंड आएगा। अच्छा हाँ, क्लोजर ऑफ, हाँ, जब आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर वल्व जब ये बंद होगा तो लब का साउंड आएगा, जब ये खुलेगा तो डब का साउंड आएगा। ठीक है, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वल्व से ही आपका लब डब का साउंड निकलता है। अच्छा, यहाँ पे हार्ट बीट दे दिया है, अगर हार्ट देता ना तो आप आराम से इसका जवाब दे सकते थे। हिंदी में सही है पर अंग्रेजी में गलत है, अंग्रेजी में हार्ट बीट दे दिया है। तो हार्ट बीट का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है। वही मुझे लगा ये गलत कैसे हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो जो लब का साउंड है वो आपका क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पेट वल्व से आता है। ट्राइकस्पेट वल्व ये आपका राइट साइड ऑफ हार्ट होएगा, जबकि बाइकस्पेट वल्व लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट होगा। ये दोनों भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, वेयर इज द रेनल हीलियम लोकेटेड? जो रीनल हीलियम है वो हमारे शरीर में कहाँ होता है? रेनल हीलियम हमारे शरीर में कहाँ होता है? सारा सवाल आपके पीडीएफ से ही है। ठीक है, पीडीएफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे, उसके तस्वीरों को ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे तो हर एक सवाल आपको आपके पीडीएफ में ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो रीनल हीलियम कहाँ स्थित है? क्या हमारे ये गुर्दे के बाहरी सतह पे है, गुर्दे के अंदरूनी गुहात्मक सतह पे है, या गुर्दे के ध्रुव पे है, या गुर्दे के कॉर्टेक्स पे है? मैं आपको बताऊं कि रेनल हीलियम जो है वो आपका इनर कनकेव सरफेस ऑफ किडनी है, यानी कि हमारे गुर्दे के अंदर सतह पे होता है। किडनी का अंदर वाला जो पार्ट है ना, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं रेनल हीलियम। जहाँ रक्त वाहिकाएं और मूत्र वाहिनी गुजरती है, वही बात है। जहाँ से रक्त वाहिकाएं और मूत्र वाहिनी जब दोनों गुजरता है ना जिस जगह से, उसी का नाम है रीनल हीलियम। ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। देखिए, हाँ, अब देखिए ये सवाल आप कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल अब आसान सवाल मिल गया आपको कि डेली हम लोग को नहाने के, अच्छा, एक इंसान को दैनिक स्नान के लिए घरेलू गर्म पानी का आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? यानी कि आपको कितना डिग्री टेम्परेचर पे गर्म पानी आपको चाहिए? ये सेल्सियस में है, 20 से 30 डिग्री, 30 से 40, 36 से 40, 40 से 45। भैया ज़्यादा से गर्म से नहाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो कहाँ से आ गया भाई? तो हमें 20 से 30 डिग्री से नहाएंगे, ठंड लगेगा। तो हमें गुनगुना पानी से नहाना है। तो गुनगुना पानी कितना होता है? गुनगुना पानी आपका 36 से 40 डिग्री टेम्परेचर का होता है। तो 36 से 40 डिग्री टेम्परेचर के पानी से अगर हम नहाते हैं, गुनगुना पानी से नहाते हैं, तो हमारा जो स्वेट प्रोन एरिया है, यानी कि ऐसा जगह जहाँ से पसीना आता है, वो भी अच्छे साफ होगा और यहाँ पे स्किन में कोई इरिटेशन नहीं होगा। ठीक है, हमारे, हाँ, 36-40 डिग्री के मिल्ड साबुन और खारे पानी से स्नान करने वाले पसीने वाले हिस्से को साफ करता है और त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता। बिल्कुल। चलिए, विच पार्ट ऑफ द फूड रिक्वायर स्पेशल अटेंशन ड्यूरिंग हाइजीन? ह्यूमन बॉडी हो गया, अभी हम लोग हाइजीन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी का कौन सा हिस्सा, हमारे पैरों का कौन सा हिस्सा को अच्छे सफाई करना चाहिए ताकि वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए? ये सवाल को ऐसे भी पूछ सकता था कि हमारे पैरों के किस भाग में फंगल इन्फेक्शन होता है? क्या एड़ी में होता है, पैर के उंगलियों के बीच होता है, तलवा में होता है, या नाखून में होता है? देखिए, तो पैरों की जो उंगलियां होती है ना, उंगलियों के बीच वाला जो भाग है, इसे अच्छे साफ करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जो फंगल इन्फेक्शन है, आप लोग जिसे हम लोग कभी कभी बरसात में कहते हैं कि पानी लग गलो, है ना, तो ये यहीं पे होता है। तो ये हमारे पैरों के उंगलियों के बीच के बारे में बात कर रहा है कि फंगल इन्फेक्शन हमारे पैरों के उंगलियों के बीच में होता है, पैर का उंगली के बीच में। ठीक है, नाखून में नहीं, त्वचा में, तलवा में नहीं, एड़ी में नहीं। चलिए, हाँ, तो यही चीज़ है कि मॉइस्चर, ये क्या करता है, जब मॉइस्चर हमारे पैरों की उंगलियों के बीच रह जाता है तो उसमें एथलीट फुट नाम का बीमारी हो सकता है, और यही आपका फंगल इन्फेक्शन है।
क्या आप सब बता पाएंगे फंगस के अध्ययन को क्या कहते हैं? अगर बता पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द रिकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर ब्रशिंग टीथ टू इंश्योर प्रॉपर क्लीनिंग? हमें कितना समय तक ब्रश करने के लिए कहा जाता है कि 30 सेकंड में ब्रश कर लो, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में? आसान सा वाले भैया कि हमें 2 मिनट तक ब्रश करने की सलाह दी जाती है कि आपको डेली दिन भर में 2 बार 2 मिनट के लिए ब्रश करना है, सुबह शाम 2 मिनट के लिए ब्रश करना है। और इससे होगा क्या, इससे जो गंदगी है वो अच्छे से साफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सर्जरी के बाद या उच्च जोखिम वाले रोगियों के लिए कौन सा एंटीसेप्टिक माउथवाश सुझाया जाता है? ये सेम आपके पीडीएफ में है नाम के सहित। ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट है जिसका सर्जरी हुआ है तो वो तो ब्रश तो बाबू नहीं कर पाएगा, तो उसको करवाना पड़ेगा माउथ वॉश, है ना। तो माउथ वॉश के लिए कौन सा माउथ वॉश देना जरूरी होता है उनको? क्या उनको क्लोरोहेक्सीडाइन देना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड देना है, अल्कोहल से उनको कूला करवा देंगे, या नमक पानी देंगे? आप उनको देंगे क्लोरोहेक्सीडाइन। क्लोरोहेक्सीडाइन, इनसे उनका जो माउथ वॉश करवाएंगे तो उनका दांत फिर ठीक रहेगा, उनके दांतों में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्लोरोहेक्सीडाइन माउथ वॉश सर्जरी के बाद मौखिक बैक्टीरिया को कम करता है। तो अगर कोई इंसान बेहोश है या उनकी सर्जरी ऑपरेशन हुआ है तो क्या करना चाहिए? तो उनको माउथ वॉश करने के लिए हम ब्रश कोलगेट तो देंगे नहीं, उनको हम लोग देंगे क्लोरोहेक्सीडाइन। अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए क्लोरीन क्या करता है भाई? क्लोरीन तो साफ ही करता है, तो बस ऐसे भी याद कर सकते थे। बिना खतना वाले पुरुष को, अच्छा इन चीज़ को समझिए कि बिना खतना वाले पुरुष मतलब क्या, यानी कि ऐसे पुरुष जिनके पेनिस के ऊपर जो त्वचा है उसे काटा नहीं गया है, यानी कि जो मुस्लिम धर्म में होता है ना, वो नहीं हुआ है। यही है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी मैन टेक ड्यूरिंग जेनिटल हाइजीन इफ यूनी करकमसाइड, यानी कि बिना खतना वाले पुरुष को जननांग स्वास्थ्य करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? एक पुरुष है जिनका खतना नहीं हुआ है, तो जब इनको अपने जननांग यानी कि जब इनको अपना पेनिस को साफ करना है उस समय कौन सी चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए? पहला, क्लीन अंडर फोर स्किन रेगुलरली, नियमित रूप से फोर स्किन के नीचे साफ करना चाहिए। दूसरा, अवॉइड वॉशिंग जेंटल, जननांग को धोना ही नहीं चाहिए, भैया धोना तो पड़ेगा, है ना। कठोर रसायन से भी हम लोग नहीं धो सकते हैं। खुशबूदार साबुन से धोके कोई फायदा है नहीं, है ना। तो कुल मिला के नियमित रूप से फोर स्किन के नीचे साफ करना है। उसके ऊपर जो स्किन है उस स्किन को जहां तक हो सके नीचे लाना है, उसके बाद ऊपर वाले भाग को साफ करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर आप देखते हैं आगे, हाँ यही है, क्लीनिंग अंडर फोर स्किन रिमूव, क्या क्या अगर इसे साफ किया जाए तो क्या चीजें इससे ठीक होती है? तो फोर स्किन को नीचे साफ करने में जो स्मैग्मा है ना वो हटता है। और स्मैग्मा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको वैसे बताया नहीं हूँ, फिर भी समझ लीजिए, आप सर्च कर सकते हैं कि स्मैग्मा क्या होता है। और जो इन्फेक्शंस है इससे इंसान बचता है, इसलिए रेगुलरली नियमित रूप से फोर स्किन को हटा करके ही साफ करना चाहिए। ठीक है, ताकि जो स्मैग्मा वहाँ बने हुए रहते हैं वो स्मैग्मा खत्म हो जाए। नेक्स्ट, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, बैक्टीरिया संक्रमण से बचने के लिए महिलाओं का जननांग क्षेत्र किस दिशा में साफ करना चाहिए? ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन टू क्लीन फीमेल जेनिटल एरिया टू प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्या हम लोग आगे से पीछे साफ करें, क्या हम लोग पीछे से आगे साफ करें, सर्कुलर मोशन में साफ करें, या साइड साइड से साफ करें? तो हमेशा इसको फ्रंट टू बैक साफ करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे, यहाँ पे लिखा गया है सेम चीज। ठीक है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो, कहाँ से बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है? एनस से वेजाइना की तरफ। ठीक है, तो एनस से वेजाइना की तरफ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो, इसलिए वेजाइना से शुरू करना चाहिए और एनस की तरफ साफ करना चाहिए। ठीक है, वेजाइना टू एनस। नेक्स्ट, अगला सवाल, What is the recommended practice post sexual intercourse to reduce infection? यौन संबंध के बाद संक्रमण को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? जेनिटल एरिया को साफ करना चाहिए, पानी पीना चाहिए, लोशन लगाना चाहिए, या पेशाब ना करना चाहिए? पेशाब करना चाहिए। ठीक है, यूरिनेशन करना चाहिए। लोशन लगाना है? नहीं भाई, लोशन लगाने से कोई फायदा नहीं है,
पानी पीने से कुछ खास फायदा नहीं है, लेकिन जननांग को अच्छे से धोना है, जो जेनिटल एरिया है उसे अच्छे से साफ करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया आपका। ताकि वॉशिंग जेनिटल एरिया रिमूव फ्लूइड्स एंड रिड्यूस बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, जो भी शारीरिक द्रव है ना, चाहे जो स्पर्म हो गया या ओवम हो गया, तो उस द्रव को वहाँ से हटाता है और बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है, इसलिए जननांग क्षेत्र को अच्छे से धोना चाहिए। नेक्स्ट, मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी पैड या टैम्पॉन्स कितने बार बदलना चाहिए? तो इसे हर 2-4 घंटा में चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ शुड मेंस्ट्रुअल कप बी स्टेरलाइन बिटवीन साइकिल? महामारी चक्रों के बीच मासिक कप को कैसे स्टेरलाइन करना चाहिए? क्या उसको ठंडा पानी में भिगाना है, 5-10 मिनट तक उबालना है, तौलिया से पोंछना है, या साबुन का उपयोग करना है? साबुन का उपयोग तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, उसे 5 से 10 मिनट तक अच्छे से उबालना है। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी डन इफ ए पेशेंट इज अनकॉन्शियस एंड माउथ केयर इज रिक्वायर्ड? अगर एक रोगी बेहोश है, मान लीजिए आपके हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया है और पेशेंट वो बेहोश है, ठीक है, और उसको ये मुंह की भी सफाई करनी है, क्योंकि करना ही पड़ेगा, है ना, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? नम गौज या स्पंज का उपयोग करेंगे, जबरदस्ती उसका साफ कर देंगे, या सफाई कर भी नहीं करेंगे, या सूती कपड़ा का इस्तेमाल करेंगे? हम लोग मॉइस्चराइज्ड गाउज और स्पंज का उपयोग करेंगे ताकि उनका फेस हम साफ कर सकें। ठीक है, जबरदस्ती दांत साफ नहीं करना है दोस्त, और सफाई को इग्नोर भी नहीं करना है। नम गौज और स्पंज से धीरे धीरे मुंह की सफाई की जाती है ताकि बिना घुटने की खतरा, ओके, उनको घुटन महसूस ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान देना पड़ता है, और धीरे धीरे मुंह की सफाई की जाती है ताकि जब जबरदस्ती साफ करेंगे तो उनको घुटन महसूस ना हो। नेक्स्ट, हाउ शुड अ बेड पेन कैन बी यूज टू सपोर्ट पेशेंट एलिमिनेशन नीड? मरीज की मूत्र या मल त्याग की आवश्यकताओं के लिए बेड पेन का उपयोग कैसे करना चाहिए? बेड पेन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बेड पेन का उपयोग जब कोई पेशेंट भर्ती होते हैं या जब वो बेड पे होते हैं तो उनके मल मूत्र के लिए बेड पेन का उपयोग किया जाता है। उसका कैसे करना है? आवश्यकता अनुसार सहायता देना है। मरीज अगर कुछ बोले तो भैया इग्नोर कर देना, नहीं इग्नोर तो नहीं कीजिएगा, हमेशा नीचे रखना है। नीचे रखेंगे तो पेशेंट कर ही कैसे पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो आवश्यकता अनुसार पेशेंट को हेल्प करना है। ठीक है, व्हाट आर द साइन ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इन कैथेटराइज्ड पेशेंट? यानी ऐसे पेशेंट जिसमें कैथेटर लगा हुआ है, ठीक है, एक ऐसा मरीज जिसमें कैथेटर लगा हुआ है, इनको मूत्र मार्ग संक्रमण का क्या लक्षण होते हैं? ठीक है, अगर एक पेशेंट है जिनमें कैथेटर लगा हुआ है, कैथेटर क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जब पेशेंट खुद से टॉयलेट नहीं जा पाते तो उनके जो मूत्र मार्ग है वहाँ से पाइप के थ्रू एक प्लास्टिक का पैकेट रहता है, उसमें उनका मूत्र आके जमा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कैथेटर। ठीक है, तो कैथेटर लगाए हुए मरीजों को मूत्र मार्ग में संक्रमण होने के क्या लक्षण हो सकते हैं? अगर किसी का कैथेटर लगा हुआ है तो कहीं उनको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। इन्फेक्शन का लक्षण कैसे पता चलेगा? धुंधला मूत्र और दुर्गंध, साफ मूत्र और कोई दुर्गंध नहीं, भूख बढ़ना, अत्यधिक प्यास। देखिए, कैथेटर से प्यास नहीं बढ़ता, कैथेटर से होता क्या है, अगर इन्फेक्शन शुरू हो गया है तो मूत्र का जो रंग है ना वो धुंधला हो जाएगा और काफ़ी दुर्गंध आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। और अगर ऐसा है तो तुरंत इसका इलाज भी करना है। नेक्स्ट, निरंतर नींद की कमी प्रतिरक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव डालती है? आप नींद ले ही नहीं रहे हो, है ना। अगर आप नींद नहीं लेंगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है इस पर क्या इफेक्ट आएगा? क्या आपकी प्रतिरक्षा मजबूत हो जाएगी? नहीं भैया, प्रतिरक्षा प्रणाली आपकी कमजोर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। हाँ, आगे चलते हैं, सवाल बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए हम सोच रहे थोड़ा जल्दी जल्दी करके इसको हम कंप्लीट करवाएं। चलिए, नींद के दौरान कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से चापाचाप को नियंत्रित करता है? जब आप सो रहे होते हैं तो आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस कैसे काम करता है? क्या यह कोर्टिसोल के द्वारा, मेलाटोनिन के द्वारा, इंसुलिन के द्वारा या थायरोक्सिन के द्वारा? इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप सो रहे होते हैं, नींद में होते हैं, तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है यही आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है। मेलाटोनिन रेगुलेट सर्केडियन रिदम एंड सपोर्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस ड्यूरिंग स्लीप। जब इंसान सो रहा होता है तो उसका खाना कैसे पचेगा? उसका खाना पचेगा मेलाटोनिन के वजह से। ठीक है, ये खाना कौन पचाएगा? खाना को पचाने काम करता है मेलाटोनिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, What posture related problem is commonly caused by poor sitting habit? अगर आप खराब तरीके से आपको बैठने की आदत है, ठीक है, तो कौन सी मुद्रा संबंधी समस्याएं आपको हो सकती है? अगर आप बैठते हैं हमेशा झुक के बैठते हैं, आपका पोस्चर सीधा नहीं रहता है, तो जब आप सीधा नहीं रहे, आपका पोस्चर सीधा नहीं है, तो कौन सी बीमारी आपको हो सकती है? क्या आपको सर दर्द होगा? भैया अगर सही से नहीं बैठ रहे हैं तो मेरा पीठ दर्द करेगा ना, वजन तो घटेगा नहीं और मोटा हो जाएगा आदमी, लचीलापन कैसे बढ़ेगा, टेढ़ा हो जाएगा शरीर, है ना, तो हमारा बैक पेन हो सकता है। नेक्स्ट, खराब बैठने से रीढ़ की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है जिससे पीठ में दर्द होता है। अगला सवाल, एग्रोनॉमिक्स में डेस्क पर काम करते समय तनाव कम करने का मुख्य तत्व क्या है? एग्रोनॉमिक्स ये आप जानते हैं क्या है? जब आप डेस्क पे काम कर रहे होते हैं, है ना, उसमें तनाव को, जो आपका स्ट्रेन है वो कम हो, उसके लिए क्या करना है? लाइट को तेज कर दें, या बड़ा जोरदार वातावरण में रहें, या फिक्स पोस्चर में रहें, या कोई ऐसा कुर्सी लें जिसको हम एडजस्ट कर पाएँ, ठीक है, एडजस्टेबल चेयर से हम लोग ये काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक स्वास्थ्य पर सामाजिक जुड़ाव का क्या प्रभाव होता है? शारीरिक स्वास्थ्य पर सामाजिक जुड़ाव, अगर आप समाज से जुड़े हुए हैं तो आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आप समाज से नहीं जुड़े हुए हैं, समाज से अगर आप अलग रहते हैं, तो आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में है, ठीक है। हाँ, अगर आप समाज से जुड़े हुए हैं तो आप में अकेलापन तो कभी नहीं आएगा, आप हमेशा सामाजिक रहेंगे, आपको डिप्रेशन भी नहीं होगा, इम्यूनिटी सिस्टम भी आपकी ठीक रहेगी क्योंकि आप खुश रहना शुरू करेंगे। आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है ना, जो हार्मोन की वजह से आप स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, ये हार्मोन कम हो जाएगा, ठीक है। आप सब कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताया हूँ कि स्ट्रेस हार्मोन का नाम क्या है। स्ट्रेस हार्मोन का जो नाम है ये आपको कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम का स्वसंरक्षक क्या है? ये मैं आपको बताया था इसके बारे में, कोई मत बोलिएगा सर आप नहीं पढ़ा है, ठीक है, आप खोल के देखिए, मैं आपको इसे पढ़ा रखा हूं। मास्लो नाम के एक साइंटिस्ट हैं, इनकी आवश्यकताओं के पदानुक्रम में स्व साक्षात्कार क्या है? बेसिक सर्वाइवल, अचीविंग फुल पोटेंशियल, सोशल नीड या सेफ्टी नीड? ये आपको पूरा पोटेंशियल प्राप्त करने में मदद करता है, पूरी क्षमता प्राप्त करने में ये मदद करते हैं। नेक्स्ट, विच प्रैक्टिस इज रिकमेंडेड फॉर रिड्यूसिंग डिजिटल आई स्ट्रेन? यानी कि डिजिटल आंखों के तनाव को कम करने के लिए कौन सी विधि सुझाई जाती है? आप लगातार स्क्रीन को देखते रहें, या हर 20 मिनट में 20 सेकेंड के लिए 20 मीटर दूर देखें, या तेज स्क्रीन को देखें, या बिना विराम काम करते रहें। सिंपल सी बात है, 20-20-20 रूल। ये 20-20-20 क्या है मैं आपको बताता हूँ। 20-20-20 हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें। अगर आपको लगातार स्क्रीन पे काम करना चाहिए, देखिए मैं लगातार स्क्रीन पे काम कर रहा हूँ, मैं तो ये काम नहीं कर पा रहा, लेकिन आप तो कर पाएंगे ना। आपको लगातार मोबाइल देख रहे हैं और मोबाइल देखने के साथ आपके आंखों में दर्द भी होगा, तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि हर 20 मिनट में 20 सेकेंड के लिए 20 फीट दूर आप देखें। लगातार यहाँ देख रहे हैं, 20 सेकेंड तक देख लिए मोबाइल, अब 20 सेकेंड के लिए दूर देखिए, 20 फीट दूर, 20 फीट दूर, ठीक है। तो ऐसे करने से आपकी आंख की मांसपेशियां आराम करती है, और मांसपेशियों को भी आराम करना जरूरी है ना, वरना आंख पर लाल हो जाएगा। किस जीवन शैली कारक में टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 मधुमेह के खतरे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है? शारीरिक गतिविधि की कमी, पानी पीना, उचित नींद, संतुलित आहार। अगर आप शारीरिक रूप से काम ही नहीं करेंगे, बैठल रहेंगे, तो होगा क्या? अगर आप शारीरिक रूप से काम धाम नहीं करते हैं तो शरीर मोटा हो जाएगा और हो जाएगा टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें आपका बॉडी में इंसुलिन तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन शुगर ज़्यादा हो जाएगा, इंसुलिन उसको पचा नहीं पाएगा। अब टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज़, इसमें आपका माइंड से जो हार्मोन निकलता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इस पे इफेक्ट आता है, वो होता है टाइप 1 डायबिटीज़, ठीक है। और टाइप 2 में क्या होगा? टाइप 2 में अच्छा एंटी डायूरेटिक हार्मोन में होगा क्या? बार बार आपको यूरिनेट करना पड़ेगा, बार बार आपको पेशाब आएगा, वो होता है टाइप 1 डायबिटीज़। और टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारा इंसुलिन कम बनने लगता है। नेक्स्ट,
शरीर की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के लिए समग्र दृष्टिकोण क्या है? What is the holistic approach to optimist functioning of the body? Focus only on physical health. Consider physical, mental, social and spiritual health. Ignore mental health. Use medication only. शरीर का सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के लिए क्या करना है हमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, ये सारे के सारे हेल्थ कंडीशन पे ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट, हाँ, WHO के अनुसार एक इंसान को एक दिन में कितना पानी की जरूरत होती है? एक इंसान को एक दिन में कितना पानी की जरूरत होती है? वो इतना पानी कि आप उससे नहा भी लें, अपना खाना भी पका लें, है ना, अपने लिए, और उसे पी भी लें। यानी आपका दिन भर में एक इंसान का पानी का कितना यूजेस है, ये WHO ने बताया है। तो वो क्या 10 से 20 लीटर है, 20 से 50, 50 से 70 या 70 से 100? ये है आपका 20 से 50 लीटर। डिपेंड करता है कैसे कंडीशन में आप रहते हैं। अगर ठंडा के दिनों में कम पानी लगेगा भाई, गर्मी के दिनों में ज़्यादा पानी लगेगा, है ना। WHO ने रिकमेंड करा है कि एक इंसान को 20 से 50 लीटर की पानी की ज़रूरत होती है हर दिन। डिपेंड करता है कि कैसे क्लाइमेट में आप रहते हैं और दिन भर का आपका कार्यशैली क्या है, आपका हेल्थ कैसा है। कम से कम 20 लीटर पानी तो हमें चाहिए ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लीटर, है ना। अगर आप 50 लीटर से भी अधिक पानी का उपयोग कर रहे हैं तो पानी आप बर्बाद कर रहे हैं फिर। चलिए नेक्स्ट, उपयुक्त, स्वच्छ और शुद्ध जल आपूर्ति से कौन सी बीमारी सामान्यतः रोकी जाती है? अगर आप पानी को साफ रखेंगे तो कौन सी बीमारी नहीं फैलेगी? पानी साफ पीजिएगा तो कोलेरा नहीं होगा, ठीक है। यह सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये कौन कौन सी बीमारी पानी से होती है, मैं आपको बताया था। कोलेरा जो है वो पानी से होने वाला रोग है, ठीक है। तो जब भी आप पानी पिएं तो साफ पानी पिएं, तो कोलेरा बीमारी नहीं होगा। सीवेज प्रणाली ना होने वाले क्षेत्रों में सेप्टिक टैंक का उपयोग का मुख्य लाभ क्या है? ऐसा क्षेत्र जहां पे सीवेज सिस्टम नहीं है तो यहाँ पे फिर सेप्टिक टैंक बनाए जाते हैं, है ना। तो सेप्टिक टैंक का लाभ क्या है? डायरेक्ट सीवेज टू रिवर, सेफ कॉन्टेमिनेशन एंड पार्शियल ट्रीटमेंट, इंक्रीज वाटर पॉल्यूशन या नन। तो सुरक्षित संग्रहण और आंशिक उपचार इससे हो जाता है आपका। सेप्टिक टैंक मानव मल को सुरक्षित रूप से संग्रहित करता है और प्रदूषण फैलने से रोकता है। अगला, which type of waste can attract pest and increase लेप्टोस्पिरोसिस रिस्क? किस प्रकार का कचरा कीटों को आकर्षित करता है और लेप्टोस्पिरोसिस का खतरा को रोकता है? कौन सा वेस्ट है जिसके वजह से कचरा कीटों को आकर्षित करता है? कचरा से कीट, छोटे छोटे इंसेक्ट आते हैं और लेप्टोस्पिरोसिस का खतरा बढ़ता है। यानी किसके वजह से ये लेप्टोस्पिरोसिस नामक बीमारी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं, मैं आपको जवाब देता हूँ। पहला, घरेलू ठोस कचरा, वस्त्र कचरा, औद्योगिक कचरा या इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ये हो जाएगा घरेलू ठोस कचरा से आपका लेप्टोस्पिरोसिस नामक बीमारी होती है, ठीक है। ओके, देखिए, घरेलू ठोस कचरा यानी कि भोजन का टुकड़ा हो गया, प्लास्टिक सहित कोई सामान आप फेंक रहे हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है, प्लास्टिक सही से नहीं फेंक रहे हैं तो उससे कीड़ा मकोड़ा है वो खाना में लगेगा, उस कचरे में लगेगा और इससे फिर बीमारियां फैलती है। कौन सी बीमारी? बीमारी का नाम है लेप्टोस्पिरोसिस। घर के अंदर बायोमास ईंधन से खाना पकाने में कौन सा वायु प्रदूषण सामान्यतः उत्सर्जित होते हैं? अगर आप लकड़ी में खाना बनाएंगे या कोयला में खाना बनाएंगे, यानी बायोमास का उपयोग कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, तो इससे कौन सा प्रदूषण फैलता है जिससे इंसान बीमार पड़ते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, जब आप बायोमास को जलाते हैं तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो श्वसन प्रणाली के लिए हानिकारक है, ठीक है। नेक्स्ट, जिस सवाल का लेवल ठीक ठाक लग रहा है, वीडियो ज़्यादा अगर लंबा लग रहा है तो आप एक काम करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिएगा, 10 मिनट पानी वानी पी के आना है, घूम फिर के आना है, वापस फिर आपको आके बैठ जाना है, ठीक है। ऐसे कीजिए तो आपको भी समझ में आएगा अच्छे से। नेक्स्ट, विच क्लीनिंग प्रोडक्ट इज इन्वायरमेंटली प्रेफर्ड फॉर हाउसहोल्ड हाइजीन? घरेलू स्वच्छता के लिए कौन सा सफाई उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, क्लोरीन युक्त ब्लीच,
पेट्रोलियम आधारित सल्फेट या सिंथेटिक खुशबू। देखिए अगर ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि इसको जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना उसको खत्म कर देंगे। तो कुल मिला के अगर घर को आपको साफ रखना है तो आपको बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, कौन सा वेंटिलेशन प्रकार प्राकृतिक और यांत्रिक विधियों का संयोजन करता है? विच वेंटिलेशन टाइप कंबाइन नेचुरल एंड मैकेनिकल मेथड? नेचुरल वेंटिलेशन से सिर्फ नेचुरली होगा, मैकेनिकल से सिर्फ मैकेनिकल होगा, ये दोनों के बारे में बात कर रहा है। एंड तो दोनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को हाइब्रिड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सवाल का लेवल ठीक लग रहा है? मजा आ रहा है? समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। घरेलू प्रदूषण में पेट्स, फर्नीचर और सफाई उत्पादों में कौन से विषैले प्रदूषक निकलते हैं? विच टॉक्सिक इंडोर पॉल्यूटेंट और ओरिजिनेट फ्रॉम पेंट, फर्नीचर, क्लीनिंग प्रोडक्ट। आपके घर में अगर पेंट है, पेंट यानी कि दिवाली आ रहा है ना, जो पेंट आप करेंगे उससे कौन सा प्रदूषण निकलता है? फर्नीचर से कौन सा गैस निकलता है? अगर आप नया पेंट लेकर आएंगे उससे कुछ स्मेल आएगा, ठीक है, जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं। वो स्मेल किस चीज़ का है? वो आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि VOC का स्मेल है। यही इसका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द एनवायरमेंटल कंसीक्वेंस ऑफ ऑथेंटिफिकेशन? खुले में शौच का पर्यावरणीय क्या प्रभाव है? अगर कोई इंसान खुले में शौच करता है तो इसका पर्यावरण में क्या प्रभाव पड़ता है, आपसे पूछा जा रहा है। क्या इससे मिट्टी में प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, रोग का प्रसार होता है? भाई सब कुछ होता है। मिट्टी भी पॉल्यूटेड होगा, जल का भी प्रदूषण होगा, रोग भी इससे फैलेगा, यानी कि ओपन डेफिकेशन से ये सब चीजें होती है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ टॉयलेट इज रिकमेंडेड इन वाटर स्कार्स रूरल एरिया? ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जहां पे जल की संकट है, पानी बहुत कम है, वहां पे कैसा शौचालय बनाने को कहा जाता है? फ्लश टॉयलेट, पिट टॉयलेट, कंपोस्टिंग टॉयलेट या बकेट सिस्टम? देखिए ये जो फ्लश टॉयलेट है, यहाँ पे पानी का उपयोग करना है तो भैया इसका उपयोग तो करेंगे ही नहीं हम, क्योंकि यहाँ पे पानी का संकट है गाँव में, है ना। तो हम लोग जहाँ पानी का संकट है वहाँ पे हम लोग कंपोस्टिंग टॉयलेट का यूज करते हैं, ताकि इसी कंपोस्टिंग टॉयलेट से जब वो मल है जमा हो जाता है उससे फिर खाद बनाया जा सके। चलिए, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल एयर पॉल्यूशन? औद्योगिक वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग करना है, या क्लीनर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, या नियम वो मानने ही नहीं, या हरा भरा क्षेत्र को हटाना? ये तो सिंपल है, बता देंगे। ऑप्शन काफ़ी इजी था कि अगर हम स्वास्थ्य तकनीक को लागू करेंगे तो आपका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो उतना नहीं फैलेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा जल्दी चलते हैं, है ना, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए। किस प्रकार के पशु मल के प्रबंधन से टैक्सोप्लाज्मोसिस फैलता है? तो यहाँ पे फिर से आपको याद करना पड़ेगा, ये टैक्सोप्लाज्मोसिस क्या होता है, टैक्सोप्लाज्मोसिस किससे फैलता है? क्या ये उचित निष्पादन से फैलता है, अनुचित प्रबंधन से फैलता है, खाद बनने से फैलता है, या सुरक्षित दफन से फैलता है? तो आपका टैक्सोप्लाज्मोसिस फैलता है इम्प्रॉपर हैंडलिंग से। अगर आप सही से इसका प्रबंधन ना करें तो जो एनिमल का वेस्ट है ना, उससे पैरासाइट फैलते हैं और यही पैरासाइट टैक्सोप्लाज्मा नाम की बीमारी फैलाता है। यानी कुल मिलाकर आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि टैक्सोप्लाज्मोसिस ये किसके वजह से फैलता है? ये फैलता है एनिमल वेस्ट से। एनिमल वेस्ट को आप सही से मैनेजमेंट नहीं करेंगे, सही से उसका निपटारा नहीं करेंगे, तो जो पैरासाइट है, पैरासाइट यानी कि जो परजीवी है, वो इसको फिर इससे बैठेगा और बीमारी फैलाएगा। पर्यावरण स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रमोट इकोनॉमिकल ग्रोथ, पर्यावरण कारकों को नियंत्रण, अच्छा सॉरी का देखिए, इम्प्रूव हेल्थ बाय कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट फैक्टर, यानी कि हेल्थ को इम्प्रूव करना है इन्वायरमेंट फैक्टर के साथ साथ। Which gas is primarily produced during the decomposition of waste incinerated landfill? स्वस्थ लैंडफिल में कचरे का अपघटन के दौरान इससे कौन सी गैस निकलती है? अगर आप जो इंसानी कचरा यानी कि इनके जो मल मूत्र हैं, अगर आप किसी उसे लैंडफिल में जमा कर दें, है ना, तो वहां से कौन सा गैस निकलेगा? वहां से निकलेगा मीथेन।
मीथेन इज प्रोड्यूस, क्यों निकलता है? क्योंकि वहां पे एनारोबिक बैक्टीरिया का काम होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है बैक्टीरियाज का, यानी कम हवा के प्रेजेंस में होता है। आगे, पानी में मल के सदूषण का मजबूत सूचक कौन सा बैक्टीरिया है? अगर पानी में, जब मान लीजिए मल जाकर के पानी में जमा हो जा रहा है, तो उस पानी में कौन सा बैक्टीरिया फैल जाएगा? उस पानी में फैल जाएगा ई कोलाई बैक्टीरिया। आप बताएंगे सैल्मोनेला क्या है? ठीक है, सैल्मोनेला के बारे में आपको पढ़ाया हूं। नेक्स्ट, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर बाय किलिंग पैथोजेंस केमिकली? जल में रोगजनक को रासायनिक रूप से मारने के लिए सामान्यतः कौन सी विधि उपयोग की जाती है? आपको करना क्या है? पानी में जो रोग है ना, उसको मारना है, तो आप कौन सा रासायनिक विधि यूज करेंगे? देखिए ध्यान से, आपको रासायनिक रूप से यूज करना है, तो रासायनिक रूप से कोई रसायन यूज करेंगे, कौन सा? हम लोग क्लोरीन का यूज करेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे। व्हाट इज द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ पुअर इंडोर एयर क्वालिटी? यानी कि खराब इंडोर वायु गुणवत्ता का प्रमुख परिणाम क्या होता है? एनहेंस प्रोडक्टिविटी, क्या इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी? रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी सांस की बीमारी होगी। हाँ भैया, सांस की बीमारी होगी। हवा खराब लीजिएगा तो सांस की बीमारी होगी, सिंपल सी बात है। विच हेल्थ इशू कैन इम्प्रॉपर ड्रेनेज लीड टू द कम्युनिटीज? समुदाय में अनुचित जल निकासी से कौन सा स्वास्थ्य समस्या हो सकती है? अगर किसी समुदाय में पानी का सही से निकासी ना हो जाए, पानी कहीं जमा हो रहा है, तो उसमें मच्छर बैठेगा, मच्छर बैठेगा तो मच्छर उससे बीमारी फैलाएगा, चाहे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, है ना। विच पॉल्यूटेंट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द आई इरिटेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम? कौन सा प्रदूषण से हमारे आंखों में जलन होगा और हमारे हृदय संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं? तंबाकू से, डस्ट से, रेडॉन से या पोलन से? देखिए, आंखों में जलन और हृदय संबंधी समस्या आपका होता है टोबैको से, यानी तंबाकू। कोई अधिक अगर सिगरेट पीते हैं आपके बगल में बैठ के, तो इससे भी आपके आंखों में इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा और आपको हृदय संबंधी समस्या भी बढ़ जाएगी। मानसिक स्वास्थ्य में सूर्य की रोशनी कैसे योगदान देता है? अगर आप डेली 10 मिनट सूर्य की रोशनी में बैठेंगे तो क्या होगा? आपको विटामिन डी मिलेगा और आपका जो मूड है ना, वो भी इंप्रूव होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हाउ डज, अच्छा अभी तक आप लोग लगातार देख रहे हैं क्या यहाँ तक? अगर कोई भी इंसान यहाँ तक लगातार देख रहे हैं तो मान के चलिए कि आपने सच में अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दिया है। ठीक है, वैसे भी सवालों की संख्या और बची हुई है। लगातार अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तैयारी करते रहिए, है ना, बहुत सही चीज़ है, ऐसे ही पढ़िए आप सब। हाँ, हाउ डज इन्वायरमेंटल सैनिटेशन इम्पैक्ट पब्लिक डिग्निटी? पर्यावरणीय स्वच्छता सार्वजनिक सम्मान पर कैसे प्रभाव डालता है? मेंटेन हाइजीन एंड डिग्निटी, स्वास्थ्य और सम्मान बनाए रखती है, सिंपल सी बात है। ये सब सवाल यार दम ही नहीं, इसलिए इसको ज़्यादा हम करवा ही नहीं रहे। ठीक है, विच पार्टिकल इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी बाय मिनिमाइजिंग VOC? यानी कि VOC को कौन कम करेगा? आप नेचुरल पेंट का यूज कीजिए और प्रोडक्ट का यूज कीजिए। अच्छा, आप बताएंगे VOC का फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि कुछ सवाल पहले ही मैंने VOC का फुल फॉर्म बताया था, वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स, है ना। तो VOC को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप नेचुरल पेंट का यूज कीजिए, नेचुरल प्रोडक्ट का यूज कीजिए, है ना, सिंथेटिक का यूज मत कीजिए, तो आपका VOC घटेगा। व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रीन बेल्ट इन अर्बन सैनिटेशन? शहरी स्वच्छता में ग्रीन बेल्ट की क्या भूमिका है? क्या ग्रीन बेल्ट शोर प्रदूषण करता है? प्रदूषणों को छानना और ऑक्सीजन प्रदान करता है? बिल्कुल, ठीक है। ग्रीन बेल्ट क्या करता है? ग्रीन बेल्ट में जो प्रदूषण होते हैं वहाँ पे वो फिल्टर होते हैं और आपको फिर सही मात्रा में और सही ऑक्सीजन मिलता है। नेक्स्ट, व्हाट डज मेंटल हेल्थ प्राइमरी रेफर टू? मेंटल हेल्थ से आप क्या समझते हैं? अब हम लोग लास्ट चीज में आ चुके हैं, ठीक है, लास्ट टॉपिक में आ चुके हैं। ये करने के बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वस्थता का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जीवन की तनावों से निपटारा करने की स्थिति। जीवन में कोई भी तनाव आ जाए आप उसे आसानी से लड़ लें, ठीक है। विच हार्मोन, अच्छा हाँ, यहाँ पे फिर सवाल आ गया कि स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है, सेरोटोनिन, डोपामीन, कोर्टिसोल,
ऑक्सीटॉक्सिन। इनमें से तनाव हार्मोन यानी कि स्ट्रेस हार्मोन कौन है जिसके वजह से इंसान का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है? तो स्ट्रेस हार्मोन का नाम है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन है। अगर किसी के शरीर में, अगर किसी के माइंड से स्ट्रेस हार्मोन निकल रहा है यानी कि उसके बॉडी में कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ रही है। कोर्टिसोल से इंसान का टेंशन बढ़ जाता है। ठीक है, जब कभी भी आप टेंशन में आएंगे तो आप अचानक रोने लग जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि आपके अंदर कोर्टिसोल हार्मोन निकलने लग जाता है और यही कोर्टिसोल हार्मोन की वजह से इंसान तनाव में रहता है। ठीक है, तो देखिए दो चीज़ें हैं। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपके अंदर कोर्टिसोल हार्मोन्स की मात्रा बढ़ गई है। ठीक कैसे करना है? तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग शराब पी लेते हैं, है ना। तो जैसे शराब पिए, आपका वो सेरेबेलम में गया, सेरेबेलम में कोर्टिसोल निकलना हो गया बंद। अब कोई टेंशन ही नहीं है भैया, फ्री रहो। वही अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो भी आपका जो कोर्टिसोल है वो निकलना कम होता है और आप फिर स्वस्थ महसूस करते हैं, टेंशन फ्री फील करते हैं। ठीक है, तो कोर्टिसोल याद रखिएगा, कोर्टिसोल ये आपका स्ट्रेस हार्मोन है। ये सवाल हम पूछे थे आपसे थोड़ी देर पहले, कोई बात नहीं। व्हाट इज द साइकोलॉजिकल रिसाइलेंस यानी कि मनोवैज्ञानिक सहनशीलता क्या है? इग्नोरिंग प्रॉब्लम, एडेप्टिंग टू चैलेंजेस एंड रिकवर फ्रॉम द सेटबैक, यानी चुनौतियों के अनुकूलन और असफलताओं से उभरना, यही होता है साइकोलॉजिकल रिसाइलेंस। मनोवैज्ञानिक सहनशीलता यही है कि आप चुनौतियों के अनुकूल और असफलता से भी आप निकल के बाहर आ जाएं। हाँ, विच एज ग्रुप इज फोकस्ड ऑन डेवलपिंग आइडेंटिटी एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग? कौन से आयु वर्ग में जो होते हैं वो पहचान और अमूर्त सोच के विकास पर केंद्रित होती है? कितना उम्र में आप, किस आयु में आइडेंटिटी एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आप अच्छे से सोच सकते हैं, अमूर्त सोच सकते हैं और पहचानने लग जाते हैं? वो होता है आपका, कहाँ गया, हाँ, किशोरावस्था। ठीक है, 13 से 18 साल। 13 से 18 साल की आयु को हम लोग कहते हैं किशोरावस्था, और इसी में इंसान के पर्सनल वैल्यूज़, पर्सनल उनकी आइडेंटिटी और ये सब हाई ऑर्डर थिंकिंग ये सब फिर जनरेट होता है। विच मेंटल हेल्थ फैक्टर इन्वॉल्व ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर इनबैलेंस, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य में मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन किससे संबंधित है? क्या ये जैविक कारक है, मनोवैज्ञानिक कारक है, सामाजिक कारक है या पर्यावरणीय कारक है? ये एक तरह का साइकोलॉजिकल फैक्टर है। ठीक है, हर एक सवाल को हम लोग करवा चुके हैं, इसलिए इसको हम अब एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो भी लगभग मुझे लगता है 2 घंटा के आसपास हो ही गया हो। कितना हुआ है? हाँ, 10 मिनट और बचा है, 2 घंटा हो ही जाएगा फिर, है ना। ठीक है, और 10 मिनट सारा सवाल को भी निपटा देंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्रोनिक फिजिकल इलनेस ऑन मेंटल हेल्थ? दीर्घकालीन शारीरिक बीमारी का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? दीर्घकालीन शारीरिक बीमारी यानी कि ऐसी बीमारी जो काफ़ी लंबा समय तक हो, इससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? ये हमें चिंता और अवसाद की तरफ ले जाता है। ठीक है, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा समय तक बीमार रहता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो एंग्जायटी में चला जाता है। आगे, कौन से जीवन शैली कारक सेरोटोनिन उत्पादक को बढ़ाकर मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है? देखिए, ये सेरोटोनिन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, है ना। विच लाइफस्टाइल फैक्टर डायरेक्टली इंप्रूव मेंटल हेल्थ बाय प्रमोटिंग सेरोटोनिन हार्मोन? सेरोटोनिन की वजह से इंसान खुश रहना शुरू कर देता है। कोर्टिसोल आपको दुखी करेगा, सेरोटोनिन आपको ये खुश करेगा। तो आप क्या करें जिससे आपका सेरोटोनिन हार्मोन बढ़े? क्या आप निष्क्रिय जीवन शैली अपनाएं, नियमित व्यायाम करें? हाँ भाई, अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो आपका सेरोटोनिन हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और आप फिर खुश रहना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। विच सोशल फैक्टर कैन इंक्रीज रिस्क ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम? कौन सी सामाजिक कारक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा को बढ़ा देता है? सपोर्टिव रिलेशनशिप, सोशल आइसोलेशन, कम्युनिटी समुदाय में भागीदारी या सकारात्मक समर्थन? आपके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को कौन बढ़ा रहा है? अगर सपोर्टिव रिलेशनशिप है तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को ये बढ़ाएगा नहीं घटाएगा। आप समाज में अगर अकेले रहते हैं तो भी आपका मानसिक प्रॉब्लम यानी मानसिक समस्याएं बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, विच मेंटल डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पर्सिस्टेंट सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट?
निरंतर उदासी और रुचि खोने की मानसिक बीमारी को क्या कहते हैं? कोई इंसान लगातार बहुत दिन से उदास है ना, उसको कोई काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसी मानसिक बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी मानसिक बीमारी को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन। ठीक है, हाँ, डिप्रेशन। डिप्रेशन में इंसान का मूड है वो लो हो जाता है, यानी उदास हो जाता है, थका हुआ रहता है, और उसको कोई भी चीज़ें मज़ा नहीं आता, कोई भी चीज़ में उसको प्लेजर फील नहीं होता। उसको कोई कंसर्ट में ले जाइए, उसको कुछ भी कर दिए, उसके लिए उसको मज़ा ही नहीं आ रहा, भैया वो डिप्रेशन में है फिर। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट, विच अप्रोच फोकस ऑन ट्रीटिंग बोथ माइंड एंड बॉडी कनेक्शन? कौन सा दृष्टिकोण मन और शरीर के संबंध का उपचार करता है? एक सेकंड हम पानी पीते, तब तक अब इसका जवाब बताइए। कि कौन सा दृष्टिकोण मन और शरीर के संबंध को उपचारित करता है? देखिए नाम में ही है साइकोसोमेटिक, यानी कि माइंड और शरीर दोनों को मिला के, है ना। तो साइकोसोमेटिक मेडिसिन से इंसान का जो मन है और जो शरीर है, इन दोनों का इलाज होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर? सामान्यकृत चिंता विकार का एक लक्षण क्या है? बहुत अधिक सोचना, हेलुसिनेट होना, लॉस ऑफ मेमोरी या एक्सेसिव स्लीपिंग? देखिए क्या हो रहा है, सामान्यकृत चिंता विकार यानी कि जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर, इसमें ये किस चीज़ का सिम्टम है? ये है सिम्टम आपका एक्सेसिव वरी का। कोई इंसान बहुत अधिक चिंता करता है, उसी का ये सिम्टम है। ठीक है, क्या सिम्टम है? हाँ, हेलुसिनेशन आपको पढ़ा रखे हैं, लॉस ऑफ मेमोरी भी पढ़ा रखे हैं, एक्सेसिव स्लीपिंग भी पढ़ा रखे हैं, ये हाल फिलहाल ही हम लोग पढ़े हैं, तो आपको याद होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन साइन ऑफ डिप्रेशन इन एडल्ट? वयस्कों में अवसाद के सामान्य लक्षण क्या है? अच्छा, मैं आप सबको एक चीज़ और बता दूं कि ये एमसीक्यू पूरा करने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, झारखंड वॉरियर ऐप पे एएनएम की पूरी क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, और हम लोग ये एमसीक्यू करने के बाद फिर स्टार्ट करने वाले हैं क्या, मिडवाइफी, है ना। और मिडवाइफी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है जो एग्जाम में 50 नंबर का एग्जाम है ना, मिडवाइफी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे, कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेंगे, और सब जितना क्वेश्चन पूछेगा उससे ज़्यादा आपसे मिडवाइफी से पूछेगा। ठीक है, जैसे 16% बनता है मिडवाइफी से, पर 20% से अधिक पूछेगा सवाल। आगे देखिए, व्हाट इज द कॉमन साइन ऑफ डिप्रेशन इन एडल्ट? वयस्कों में अवसाद की सामान्य लक्षण क्या है? ऊर्जा में कमी, गतिविधियों में रुचि कम होना, एकाग्रता में सुधार या अधिक बोलना। अगर कोई इंसान जो एडल्ट है और डिप्रेशन में चला गया है, तो उसको किसी भी चीज़ें मन नहीं लगेगा, उनकी गतिविधियों में रुचि ही नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज मेंटल हेल्थ कॉन्टिन्यूम इम्प्लाई? यानी कि मानसिक स्वास्थ्य निरंतर का क्या अर्थ है? मानसिक स्वास्थ्य स्थिर है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर से गंभीर तनाव तक है, मानसिक स्वास्थ्य अस्थायी है, मानसिक स्वास्थ्य नहीं बदलता। देखिए इसका मतलब होता है कि मानसिक स्वास्थ्य जो है ना, वो बेहतर से गंभीर तनाव तक है। नेक्स्ट, व्हाट कॉमन रेस्पिरेटरी चेंजेस अकर्स इन ओल्ड एज? किसी का उम्र अगर बहुत अधिक, ये लास्ट चैप्टर है आपका, ठीक है। वृद्धावस्था में सामान्य श्वसन प्रणाली में क्या परिवर्तन होते हैं? फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है? नहीं भैया, फेफड़ों की क्षमता यहाँ पे घट जाती है। नेक्स्ट, विच कार्डियोवास्कुलर चेंज कॉमनली अकर्स ड्यू टू एजिंग? वृद्धावस्था के कारण सामान्यतः कौन सा हृदय प्रणाली परिवर्तित होती है? ठीक है, वृद्धावस्था में यानी कि ओल्ड एज में हृदय का कौन सा प्रणाली चेंज हो जाता है? हृदय की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, मोटी और कम लचीली रक्त नलिकाएं बन जाती है, रक्तचाप में कमी आती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। ये आपका होता है बी, यानी कि मोटी और कम लचीली रक्त नलिकाएं हो जाती हैं। बुजुर्गों में कौन सा कंकाल मांसपेशी परिवर्तन हड्डियों के टूटने की खतरा को बढ़ा देता है? मांसपेशियों का बढ़ना? नहीं। कमजोर हड्डियों सक्रियता में कमी? बिल्कुल सही। हड्डियों का घनत्व इनका कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। ठीक है, ये भी आपको समझना है।
विच हार्मोनल चेंज इज सिग्निफिकेंट इन एल्डरली वुमेन, यानी कि बुजुर्ग महिलाओं में कौन सा हार्मोन परिवर्तन देखने को मिलता है, उनका मेनोपॉज आ जाता है। मेनोपॉज यानी कि जो पीरियड्स है वो फिर नहीं आते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं मेनोपॉज। और ये होता है कब, ये ओल्ड एज में होता है, खास करके महिलाओं में 45 से 50 साल के बीच ये हो जाता है, ठीक है, मेनोपॉज। अब मेनोपॉज रिड्यूस एस्ट्रोजन लेवल। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन यूरिनरी चेंज इन एल्डरली मैन, बुजुर्ग पुरुषों में मूत्र संबंधी समस्याएं परिवर्तित होती है। बढ़े हुए प्रोस्टेट के कारण मूत्राशय की क्षमता बढ़ जाती है, मूत्र त्याग की आवृत्ति कम हो जाती है, कोई बदलाव नहीं होता। देखिए, बुजुर्ग पुरुषों में मूत्र संबंधी समस्या में क्या चेंज होता है, तो इनका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके वजह से बार बार पेशाब जाने की समस्या इनको होती रहती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। चलिए बात करते हैं आपसे थोड़ा। देखिए, ये पूरा लगभग 135 सवाल मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है ना। तो इन सवालों को करने के बाद अगर आप मैक्सिमम सवाल का जवाब सही किए होंगे तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ भाई, हम इन सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इन सवालों को करेंगे अच्छे से, पढ़ेंगे अच्छे से, और जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अच्छे से वीडियो को करके जाएंगे। इस वीडियो का जो PDF है, अगर आप बोलेंगे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या तो आपको ऐप में तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर कुछ लोग जो टेलीग्राम पे दे लेना चाहते हैं या जो इसका फ़ोटो कॉपी करवाना चाहते हैं, है ना, उनको मैं ये टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ ऐप में मिले तो ऐप में ही मिलेगा, है ना। हाँ, तो 2 बुक कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं मिडवाइफी। तो मिडवाइफी के लिए जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर जुड़ें, कम से कम मिडवाइफी पढ़ लीजिए, वहाँ से एग्ज़ाम में बहुत सवाल पूछेगा, और मिडवाइफी से ही आपका पूरा जीवन भर काम आने वाला है, ठीक है। क्योंकि जब आप ANM बन के जाएंगे तो अधिकतर काम आपको मिडवाइफी के लिए ही करना होता है। ANM का फुल फॉर्म ही है ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफी, तो वही तो करना है, ठीक है। चलिए, ऐसे ही आप सब पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड साइनिंग ऑफ। जय हिंद।